और कुछ नहीं, सरकारी चाहे तुम बातों से कुछ भी करो, सरकारी नौकरी का ठप्पा लगना चाहिए, है ना, ताकि दहेज भी मोटा मिलता है ना सरकारी नौकरी वालों का। 49,000 किलोमीटर, 49,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया था, पूरे भारत का भ्रमण किया हमने, फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। 7 दिन 7 रात में उनके घर के बाहर इंतजार किया मिलने के लिए, सलमान खान की। हाँ, वो गैलेक्सी के सामने। अब मुलाकात हुई तो 2-3 दिन मैं गैलेक्सी में रहा, उनके घर में। हाँ, उनके घर में रहा, पूरा बढ़िया से एकदम उन्होंने शॉपिंग वॉपिंग कराया। अब घर के बाहर था तो कोई पूछता नहीं था, घर के अंदर गया तो अब मैं भी स्टार हूँ, मैं भी एकदम चश्मा उस्मा लगा गैलेक्सी से निकल रहा हूँ, साइकिल लगा लेके। जो केजरीवाल के वादे हैं या झूठ हैं या जो भी उनके भ्रष्टाचार है, चाहे वो एक पर एक फ्री हो, है ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, है ना, ये सब चीजें, तो इन सब चीजों पे हमने सोचा और मतलब लोगों को काफी पसंद आया। केजरीवाल के वो आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, जो मेन, उस पे जरूर डाला गया था कि ये 150 रुपए वाला सस्ता एक्टर है। देखिए, काम कोई करता है, लेकिन हर गांव में एक क्रेडिट चोर होता है, करेगा कोई, पसीना किसी और का निकल रहा है, लेकिन बीच में जो है ना एक चौधरी होगा जो एकदम पूरा खाली मुरट्ठा बांध के इधर उधर करेगा, वही राहुल गांधी, लोग गायिका हो या जो भी हो, ये तो हद पार कर देते हैं। दिन रात मोदी को गाली दीजिए, दिन रात मोदी को गाली दीजिए, जितना मन है उतना मतलब गाली दीजिए इनको। अब जितना आप मोदी को गाली दीजिएगा उतना आप राहुल गांधी के नजर में आइएगा, अखिलेश यादव की नजर में आइएगा, टिकट पक्की हो जाएगी। हाँ, टिकट पक्की हो जाएगी आपकी। आप नंबर नहीं दे सकते हैं, वो खुद आपस में लड़ रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं नेता हूँ, वो कह रहा है नहीं मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ, वो कह रहा है कि तुम नहीं यार मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं 58 साल का हूँ, मैं युवा हूँ, मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ। वो कह रहा है कि नहीं मेरे ऊपर इंजाम लगा है ना, टोटी चोरी की, मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ। फिर उधर बिहार से करे कि नहीं मैं तो खानदानी चोर हूँ, पिताजी भी चारा खाए थे इसलिए चारा खाए तो सबसे ज्यादा मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, सब युवा नेता ही है, तो हम लोग तो फिर तो हम लोग दूध पीते, हम लोग का कल ही जन्म हुआ है, है ना। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बड़े ही खास, बहुत ही खास व्यक्ति मौजूद हैं, और वो इतने खास हैं कि इनकी तारीफ जितनी कम, मतलब जितनी ज्यादा की जाए उतनी ही कम है। ये इकलौते ऐसे आदमी है जिनकी बदौलत शायद अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भाग के पंजाब पहुंचे, और फिलहाल इन्होंने एक ऐसी रणनीति बना रखी है कि अब ये बिहार से राहुल गांधी को भी भगा के मानेंगे, और तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनकी नाक में ऐसा दम कर दिया है आज एक इकलौते आदमी ने कि सोशल मीडिया पे एक अलग सी लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, एक ऐसी राजनीतिक वॉर शुरू हो गई है जो मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के बाद ही खत्म होगी। और ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने बिहार से महाराष्ट्र तक, मुंबई तक साइकिल यात्रा करी, और उसके बाद जो हमारे केजरीवाल जी थे दिल्ली में, उनके जितने भी घोटाले थे उनको उजागर करा। उसके बाद अब जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो इन चुनावों को लेके किस तरीके से विपक्ष के लोग नए ड्रामे जो कर रहे हैं उनको लेके उनका पर्दाफाश करने का काम आजकल ये कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस इनके पीछे भी पड़ गई है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक जानलेवा हमला भी कराया है, और मेरे को लगता है कि मेरी इन सब बातों से आप समझ भी गए होंगे कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं कौन है। खैर, मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता इस बात को। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रतन रंजन जी। रतन भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जो आपने जो लड़ाई शुरू कर दी सोशल मीडिया पे, ये लड़ाई के बारे में पहले बात करते हैं कि ये रतन रंजन राजनीति में कैसे आ गए। हम बातें तो शुरू से करेंगे क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक आज हमें देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो सब ये जानना चाहते हैं कि भाई रतन रंजन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, राजनीति में कैसे आ गए, ये सब लोग जानना चाहते हैं। तो वो भी शुरू करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका राजनीति से ऐसा क्या मतलब शुरू होगा कि अब राजनीति को लेके आपकी जो वीडियो रोज वायरल होते हैं वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होते हैं। तो ये कैसे शुरू करा आपने? देखिए, रतन रंजन बिहार का रहने वाला है, वैशाली जिले का जी। रतन रंजन भी आम आदमी, आम एक लड़का था, एक विद्यार्थी था जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करके 2013 में बिहार से पहली बार दिल्ली आया था साइकिल से एग्जाम देने। 2013 की बात कर रहा हूँ। बिहार से दिल्ली मतलब 2008 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया 10वीं का।
तो उसके बाद बिहार गांव से पढ़ने के लिए शहर जाना था, स्कूल कॉलेज अच्छे ट्यूशन के लिए, +2 के लिए और भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो सारे मेरे दोस्त शहर गए। अब उस समय क्या थी कि मेरी स्थिति जो थी, पारिवारिक स्थिति, मैं एक किसान परिवार से था और गांव में स्थिति, फैमिली की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो सारे दोस्त तो चले गए शहर में, रहना है रूम रेंट लेके, अपना अलग से किचन शुरू करना है, खाना है बनाना, अलग एक लाइफ जीना है, तो हाँ खर्चे बहुत थे उसमें। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे गांव से हर रोज शहर जाऊंगा साइकिल से ही पढ़ने। उस समय 20 किलोमीटर था, मतलब गांव से मुजफ्फरपुर शहर। अरे वाह। 20 किलोमीटर, तो सुबह मैं जाता था 20 किलोमीटर और शाम में रात तक गांव वापस आ जाता था। मतलब 40 किलोमीटर डेली। और पूरे दिन अपना कोचिंग है या जो भी है, दिन में कॉलेज जाना, इधर उधर करता था। और ये तो यही सिलसिला शुरू हुआ। शुरू होते 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 कभी साइकिल से पटना जाना, कभी हाजीपुर जाना, दूसरे जिला जाना, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना। और उस समय तो एक ही साधन उतना ये था नहीं, साइकिल हुआ करता। हाँ, मोटरसाइकिल भी घर घर उतने नहीं थे। अब तो ओला हो गया, उबर हो गया, कैब हो गया, क्या क्या हो गया। तो साइकिल चलाने की जो न क्षमता, वहीं सब गांव से है, किसानी खेती ये सब करके रखे, तो शरीर उस तरह से मजबूत था। बस यहीं से शुरू हुई स्थिति। अब दिल्ली आया एग्जाम देने। उस समय पैसे नहीं थे एग्जाम, मतलब दिल्ली आने के लिए एक तो ट्रेन की टिकट की समस्या कि टिकट नहीं मिल रहा है। अब जनरल में आइए बैठ के, तो जनरल में आइए बैठते, उससे अच्छा मैंने सोचा साइकिल से हम चले जाएंगे, घूमते फिरते खाते पीते एकदम जो है कि। तो 4 दिन में पहली बार, उस समय ना तो मेरे पास वो मोबाइल था कोई, है ना, ये आजकल मैप आता है कि देख लिए कहाँ क्या है, वो बस चले आए दिल्ली। और दिल्ली आए, 4 दिन में एग्जाम दिया। रेलवे का फॉर्म हमने भरा था उस समय, है ना, मतलब कि नौकरी कहीं लग जाए, कुछ में भी लग जाए, चपरासी में भी लग जाए, कहीं भी लग जाए, नौकरी चाहिए सरकारी। घर वालों की भी प्रेशर थी कि बस सरकारी नौकरी लो, और कुछ करो या ना करो, सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, वो सरकारी नौकरी पीछे डंडा लेके पड़े थे, डंडा लेके घर वाले पड़े रहते, हाँ, कि बस और कुछ नहीं, सरकारी, चाहे तुम बातों से कुछ भी करो, सरकारी नौकरी का ठप्पा लगना चाहिए, है ना, ताकि दहेज भी मोटा मिलता है ना सरकारी नौकरी वालों का। बिल्कुल ठीक बात है। बिहार और यूपी में ये लोगों को पता ही होगा कि भाई वहाँ तो सरकारी नौकरी का मतलब है आज के टाइम में 50 लाख रुपए। बस हाँ। उसके बाद पिताजी मूछ भी ऊंचा करके चलते ना कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला। बस यही मेंटलिटी, ये मेरे को मेंटलिटी पसंद नहीं था कि बस सरकारी नौकरी करना है, 10 से 5 जाओ, वही पुराना टूटा कुर्सी, पुरानी टेबल, वही लोग, सुबह से शाम तक एक ही चेहरा देखते रहो, है ना। मैं चाहता था कि कुछ लाइफ में अलग करूंगा, दुनिया देखूंगा, देश घूमूंगा। वैसे आपको ये बता दूं, जो आपने करा वो वाकई में एडवेंचर था। जैसे आजकल की हमारी जनरेशन है, जो जिनकी सुबह शुरू होती है फोन से और शाम को खत्म फोन पे होती है, उनके लिए एडवेंचर का नाम है सिर्फ पबजी। ठीक है, तो वो सभी बच्चों को मैं कहूंगा भैया एडवेंचर ये भी होता है कि घर से निकले साइकिल पे और वो भी दिल्ली पहुंच गए। अब यही नहीं, अभी तो मतलब शुरू हुआ है दिल्ली से। दिल्ली आया, एग्जाम दिया, फिर एग्जाम देने के बाद बिहार लौटा वापस 5 दिन में, है ना। फिर बिहार जाने के बाद फिर दिमाग में चलने लगा कि अब आगे क्या करना है। तो बस वही प्लान हुआ कि वही पुरानी साइकिल थी मेरे पास, घर में एक ही साइकिल और चलाने वाले 5 आदमी, बताओ, है ना, 3 भाई और एक पिताजी, 4 आदमी चलाने वाले साइकिल, एक पुरानी साइकिल। तो फिर मैंने प्लान हुआ कि साइकिल से पूरा भारत का भ्रमण करेंगे। अरे वाह, पूरे भारत का, भारत में जितने भी राष्ट्र है, राज्य हैं, सभी का भ्रमण करेंगे। उस समय उम्र आपकी रही होगी 20-21 साल के, उससे भी कम, मतलब आप समझ लो ना कि 2008 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था और 8 से ये पढ़ाई का मुजफ्फरपुर जाना आना, 13 तक पढ़ाई खत्म हुआ, 13 में एग्जाम देने दिल्ली आया। 13 से मैंने फिर सोचा कि अब भारत भ्रमण करूंगा। तो अंडर 20 था मैं, अंडर 20 था। एडवेंचर की वो एक भावना शुरू से रही है। हाँ, मतलब एक अलग ही जग गया कि अब कुछ करना है, देखना है देश दुनिया की आखिर है क्या। गांव से बाहर निकलेंगे, शहर से बाहर निकलेंगे, राज्य से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, देखेंगे कि भारत की आखिर सभ्यता, संस्कृति, विरासत क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भारत की भव्यता के बारे में जानेंगे, अन्य अन्य राज्यों में जाएंगे। उसके बाद पूरी उम्र तो है कमाने के लिए, है ना। देखो ये कितनी बड़ी सोच है, वरना मैं तो अब आज के जो युवा हैं जिनको घर में गाड़ी भी है, कार भी है, बाइक भी है, 1.5 लाख का आईफोन भी है, ठीक है, उनको आज दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। उनके लिए एडवेंचर के नाम पे कोई नई गेम डाउनलोड कर लो, ठीक है, बस और या वो एक कुछ रील काट दो, बस ये एडवेंचर है उनके लिए। तो मैंने शुरू किया, 5 महीने में
49,000 किलोमीटर, 49,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया था। पूरे भारत का भ्रमण किया हमने। फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। अच्छा, गिनीज में भी आ जाता, लेकिन उसका पहले से प्रोसेस होता है, वो हमने कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि उस समय उतना ऑनलाइन और ये सब टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो मालूम नहीं हुआ। लेकिन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ 49,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए। और 5 महीने कंटिन्यू मैं घर से बाहर रहा, अकेले। वो बटन वाली फोन और वो मैप भी जो था ना, वो डायरी वाली थी, वो जो डायरी के अंदर हाँ, फोल्ड करके आता फोल्ड है। के। तो पहले आता था डायरी, तो उसके शुरू में या लास्ट में 2-3 पेज होते थे मैप के। जो आजकल हमारे बच्चे नेविगेशन चलाते हैं, उनको शायद नहीं पता होगा। हाँ, तो उससे पहले मैंने आइडिया लगाया कि कौन कौन सा हाईवे किधर जाती है, कौन से हाईवे से कैसे जाएंगे, हाईवे नंबर क्या है ना, तो कहाँ से फिर हाईवे नंबर चेंज हो जाएगा। और तो ये सारी चीजें हमने, लेकिन उस समय फिर हमको क्लाइमेट का इतना ज्ञान, कहाँ पे सर्दी होगी, कहाँ पे गर्मी होगी, कहाँ पे बरसात होगा। अब तो आप बैठे जान जाएगी कि भाई कहाँ पे क्या टेम्परेचर, मोबाइल में देख लो, मोबाइल में। लेकिन उस समय बड़ा ये सब चीजें जो है ना, तो ये सब दिखते हुई। लेकिन मैंने पूरा भारत भ्रमण किया पूरा साइकिल से। फिर मैं गांव वापस लौटा और उसके बाद ये सिलसिला शुरू होते गया। बस फिर क्या था, फिर वही बचपन से फिल्में देख, पहले तो एक ही था मनोरंजन का साधन, क्रिकेट, नहीं तो टीवी। वो भी गांव में कुछ लोगों के पास टीवी, गिने चुने लोगों के पास, गिनती के लोगों के पास। तो फिल्में देखते थे हम लोग बचपन से, जो है कि शौकीन थे। तो सलमान खान के अच्छे फैन थे, फिल्में देखते थे। हाँ, सलमान खान के फैन से बताया कि वो आप सलमान भाई से मिलने के लिए बिहार से साइकिल में पहुंच गए उनके पास, मुंबई। हाँ, ये भारत भ्रमण खत्म करने के बाद अच्छा, फिर हुआ कि अब भारत भ्रमण में ही मुंबई गया था। मुंबई होते हुए जब बिहार से शुरू किया मैंने, तो बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मतलब 7 स्टेट्स हो गए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब गया। और वहाँ जो गांव में रहा ना, गांव में रहने का अनुभव आज भी मतलब ऐसा लगता है कि वो जीवन बहुत अच्छा था। ये शहर के जीवन से वो जाना है तो घूमने नागालैंड जाइए, मणिपुर, मेघालय जाइए, वहां लगेगा कि स्वर्ग में आप आए हैं। लेकिन आज क्या है कि आज छुट्टियां मनाना है तो गोवा, थाईलैंड, बैंकॉक लोग जाते हैं। लेकिन घूमना है तो भारत में ऐसे, भारत में बहुत ऐसे जगह है जहाँ आप जाएंगे ना तो हाँ। आप अपने आप को भूल जाएंगे कि अरे ये भारत में है। तो पूरे भारत के सभी राज्य और राजधानी साइकिल से ही। और इसमें मतलब मैं घर से कोई पैसा लेके नहीं निकला था। बताओ, ये भी बड़ी बात है कि साइकिल पे निकलो बिना किसी पैसे जेब खाली, जेब खाली है, साइकिल से निकला और जेब खाली है। और मतलब खाते पीते हर जगह, गांव में रुकते, पुलिस स्टेशन में, हर जगह। मतलब ये नहीं कि यहाँ आए तो दिक्कत है, यहाँ गए तो कहाँ रुकेंगे। तो वो अलग ही एक अनुभव था पूरे जीवन। अनुभव क्या था, वो अलग ही एक एडवेंचर है। और उसका जो मजा है, मुझे लगता है कि आज नहीं आज की जनरेशन को नहीं मिलता, कर भी नहीं सकते। वहीं से मुझे ये जो सीख मिली है ना, कि भाई अब चले जा रहे हैं कहीं पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, धूप है, उसमें भी चले जा रहे हैं। कहीं बारिश है, बारिश में भी चले जा रहे हैं। कहीं ठंड है, ठंड में भी। कई 7 राज्य जो है ना, उसमें तो मैं पैदल ट्रेवल किया हूँ, साइकिल को धक्का दे के, क्योंकि वो पहाड़ी है। उसपे साइकिल चलेगी नहीं। और जब आप हाइट पे पहुंच जाओगे तो फिर साइकिल नीचे उतरेगी तो वो ब्रेक नहीं लगेगा, तो साइकिल पता चले खाई के नीचे चला गया, हम गायब हो गए कहीं, है ना। तो वो अलग ही मतलब अपने आप को जितना मैंने मजबूत किया ना उस परिस्थिति में, मतलब आने वाले समय में जीवन में कितनी भी कठिनाइयां होगी या कितने भी मेंटली हरासमेंट हो गए, तो मैं कभी घबरा नहीं सकता इन सब चीजों से। ये सब चीजें छोटी बात है। तो काफी अच्छा एक अनुभव रहा। बस उसके बाद फिर मुंबई गया सलमान खान जी से मिलने, है ना। तो 7 दिन में 2200 किलोमीटर साइकिल चला के बिहार वैशाली जिले से मुंबई पहुंचा। तो भाई वहां जब पहुंचा तो मुंबई में जानते अभी का ही मौसम था, गणपति का ही समय था, बारिश बहुत होती है मुंबई में अभी के समय में। बारिश तो बहुत भयंकर, मतलब समझ लो आप कंटिन्यू बारिश हो रही है। अब इसी समय मैं पहुंच गया वहां। अब वहां गया तो उनके घर के बाहर तो वो मिले नहीं, वो कहीं बाहर थे। अब मैं बोला कि भाई अब इतने दूर से आया हूँ साइकिल चला के, 9 दिन 10 दिन 2200 किलोमीटर साइकिल चला के, तो रुक जाता हूँ कुछ दिन। 7 दिन 7 रात में उनके घर के बाहर इंतजार किया मिलने के लिए, सलमान खान। हाँ, वो गैलेक्सी के सामने। तो उस समय क्या था, उनको उतनी ये धमकी वगैरह या सब चीज नहीं थी। वो उस समय इतनी मतलब मारामारी नहीं थी। मतलब स्टार तो थे, पर वो नहीं था कि भाई अगर कोई फैन आ गया तो मिल लेते। वो मतलब उस समय ऐसे साइकिल पे चलते थे, वो बांद्रा, इसर, समुद्र में, वो गैलेक्सी में साइकिल चलते थे। तो उस समय गया, 7 दिन 7 रात इंतजार करने के बाद 8वां दिन उनको पता चला मेरा फैन आया, कोई आया है।
और मतलब पूरा जिद्दी है। और हमने बोला कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो ऑटोग्राफ दिलवा दो डायरी पे। हाँ। और जो भारत भ्रमण किया था, तो हमने भारत भ्रमण करने के बाद हमारे जिला अधिकारी जो थे वैशाली के, उन्होंने 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया था प्रशस्ति पत्र देके, और एसपी ने भी। तो वो सर्टिफिकेट वगैरह, पेपर के बहुत सारे कटिंग, और जितने भी थाने से होके मैं गुजरा, 2 डायरी था उसमें सिर्फ थाने के ये थे कि ये व्यक्ति इतने बजे आया, लिखित में स्टैम्प पेपर ये सब था, तो पूरा जेन्युइन था। उन्होंने कहा इसी पे दिलवा दो। तो वो उनका स्टाफ कोई लेके गया अंदर, तो फिर वो बोले कि ठीक है इससे मिल ही लो, जब आया है इतने दूर से, जेन्युइन बंदा है कोई। वो भी साइकिल चलाते हैं। हाँ, मैं भी साइकिल का बहुत शौक है, तो यही भी मैच कर गया कि साइकिल चलाता है ये भी साइकिलिस्ट। तो सलमान भाई के फैन कैसे बन गए भाई आप? वो भाई कहे ना कि पहले तो एक ही मनोरंजन का साधन था, फिल्में देखना है। और फिर उस समय जब सलमान खान की फिल्में आती थी तो वो डोले शोले बॉडी वाला, वो थोड़ा सा अलग ही वो अपना ट्रेंड लेके आते, जिम वाला ट्रेंड, बॉडी वाला फिल्मों में। तो उस समय हम लोग इंडियन सुपरस्टार में पहले वही थे आर्नोल्ड कह लो। हाँ, आर्नोल्ड कह लीजिए, बॉलीवुड का आर्नोल्ड। तो वो हम लोग को काफी अच्छा लगता आपने पर उनकी ऐसी बॉडी नहीं बनाई? नहीं, मैं मतलब फिट तो हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन जिम मेरे को पसंद भी नहीं है, ऐसे जिम जाके ना। हम लोग अब गांव के किसान आदमी हैं, है ना। तो इतनी जितनी साइकिल चला रहे तो उसमें में फिर बचता ही क्या कुछ बचता ही किया है। तो बस यही हुआ, उनसे मुलाकात हुई। और मैंने जो गांव से जब मैं शहर जाता था तो मैंने टेक्निकल डिप्लोमा किया था, वो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। उस जमाने में होता भी ये था कि यही कर लो। नहीं, उस समय क्या होता है ना कि दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त कौन से क्लास में एडमिशन लिया है ना, यही करेंगे, वही करेंगे। मेरे दोस्त वाले सारे थे वो मैट्रिक पास करने के बाद कॉमर्स में एडमिशन लिए, ICOM। हमने कहा उसमें हम भी लेंगे, है ना। कुछ दोस्त जो है कि वो कंप्लीट करने के बाद ITI किए। लोगों को मालूम नहीं रहता है ना कि करना क्या है लाइफ में। वही मैं भी वही था कि जहां लोग चल रहा है ना, वो भेड़ वाला चाल, उधर ही चलते रहो, अपना कुछ नहीं। तो मैंने भी वही सब कर लिया। फिर कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर लो, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर लो, यही सब। मतलब अपने अंदर मैंने पहचाना नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या करना है, क्या क्षमता है, क्या सोच है, प्रतिभा क्या है। बस प्रतिभा कुछ नहीं, बस वैसे चलते रहिए चल रहा है। लेकिन वो पता नहीं अचानक मैंने ये सब चीज बाहर निकला, वो उनसे मुलाकात हुई। अब मुलाकात हुई तो 2-3 दिन मैं गैलेक्सी में रहा, उनके घर में। हाँ, उनके घर में रहा पूरा बढ़िया से एकदम। उन्होंने शॉपिंग वॉपिंग कराया। अब घर के बाहर था तो कोई पूछता नहीं था, घर के अंदर गया तो बॉडीगार्ड। स्टार बन गए। मैं भी स्टार हूँ, मैं भी एकदम चश्मा उस्मा लगा गैलेक्सी से निकल रहा हूँ, साइकिल लगा लेके, है ना। बाहर लोग देख रहे हैं कि भाई ये सलमान खान का चचा का भाई ये है क्या, चचेरा भाई है क्या, कि साइकिल से गैलेक्सी में जा रहा है, निकल रहा है। तो पूरा एकदम भोकाल टाइट हो गया। हाँ, भोकाल टाइट था एकदम। बॉडीगार्ड ये सब जो है ना पूरा भोकाल टाइट है, इसको मालिश वालिश करो, थोड़ा खिलाओ पिलाओ बढ़िया एकदम, है ना। बढ़िया से खा पी के बॉडी बनाए। 2-3 दिन था गैलेक्सी में। फिर उन्होंने टिकट विकेट करवाया, शॉपिंग वॉपिंग करवाई, कुछ पैसे वैसे दिए, बोले कि गाँव चले जाओ। अब तो मिल ही लिए। अब मिला तो मैंने फोटो भी नहीं निकाला क्योंकि मेरे पास बटन वाला फोन था ना उस समय, उसमें कैमरा भी नहीं होता, कैमरा भी नहीं था। अब मैं बोला कि मिल के गाँव आ गया। हाँ, गाँव आ गया। अब बोला यार मिला तो बताऊंगा कैसे कि मिला, और बताओगे तो लोग यकीन नहीं मानेंगे। अब बताऊंगा तो यकीन नहीं करेगा, कहेगा ऐसी थोड़ा सा गांव में पहले माहौल गड़बड़ हो गया, उसको तो अरे वो पागल हो गया है। हाँ। साइकिल से इधर उधर, अब जैसे साइकिल से दिल्ली आया ना उसी समय ये हो गया थोड़ा सा। ऐसे में ये बोल दो सलमान के घर रह के आया 2 दिन, लोग कहेंगे भैया इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर, घर वाले भी खुद पर कंफ्यूज है कि इसको झरवाना पड़ेगा, कोई ओझा बैठ के। हाँ, कि साइकिल से कभी दिल्ली चल जाता है, कभी भारत भ्रमण निकल, तब तक पूरा गांव समझ गया कि ये थोड़ा सा पागल हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब। हाँ, तो कोई ओझा वैद्य से दिखवाना पड़ेगा, झाड़ फूक करवाना पड़ेगा। तो कोई बंगाली के पास ले चलो, कोई करा डॉक्टर के पास ले चलो। अब मैं बोला मैं वापस आ गया तो भाई अब दिखाऊंगा क्या। सही बात है। लोगों को बोला लेकिन लोग विश्वास नहीं किया, फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो जो है कि ये वो, मतलब रुक जाओ बता रहा है। तो फिर मैं साइकिल उठाया, फिर पहुंच गया दोबारा। इस बार हैदराबाद पहुंच गया। अरे वाह। वो उनकी बहन की शादी थी, अर्पिता, उनकी शादी थी हैदराबाद फलकनुमा पैलेस में, होटल में। बहुत बड़ा होटल है अंग्रेजों के जमाने की। तो पर अपनी साइकिल थी, न तेल डालना है न पेट्रोल डालना है। और मेरे को आइडिया हो ही गया था रुकना कहाँ है, कैसे सरवाइव करना है, खाना पीना क्या कैसे करना है। इतना टाइम चला लेता बस तो सब आइडिया हो जाता। उठाए हैदराबाद, 7 दिन 6 दिन में हैदराबाद पहुंच गए।
हैदराबाद गए तो वहाँ फलकनुमा पैलेस के पास, तो फिर मैं उस समय मैंने बोर्ड लगा दिया था कि मैं दिल्ली बिहार से आ रहा हूँ, इनसे ये वो। तो वहाँ गया तो लोगों ने, मीडिया वोडिया वालों ने काफी फोकस किया उसको, चलाया बुलाया। तो इनके फैमिली वालों ने, न्यूज पे वही चल ही रहा था उस समय। तो मुद्दा था कि सलमान खान की बहन की शादी, ये गेस्ट आया, ये गेस्ट आया, उसमें एक और गेस्ट आया कि रतन रंजन गेस्ट आया, साइकिल से कोई गेस्ट आया है ना, साइकिल से कोई गेस्ट आया है। तो ये भी उनको मुद्दा मिली, न्यूज वाले को तो भाई टॉपिक चाहिए चटपटा, है ना। तो उसमें उन्होंने ये भी डाल दिया, तो उनको मालूम हो गया कि फिर यहाँ पहुंच गया। अब वहां मुलाकात नहीं हुआ, वहां भी मैं 4-5 दिन था, मुलाकात नहीं हुआ। तो मतलब फिर मुलाकात नहीं हुआ यार, फिर वापस जाएंगे। तो वहां से मुंबई नजदीक था, अच्छा, हैदराबाद से नजदीक मेरे को 600-700 किलोमीटर। तो मैं बोला चल पड़ो मुंबई, है ना, कौन सा पेट्रोल तेल लग रहा है, सही बात है। चलो एकदम जो है कि। तो अब उस समय क्या है, जिम्मेदारी भी नहीं थी ना कुछ, न घर परिवार, न शादी, न बाल बच्चे, है ना, अकेला एकदम, बीवी साथ नहीं थी, बस 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 जहाँ मन है एकदम घूमो फिरा एकदम, न फोन की कहाँ है जी, ए जी ये ले आइएगा, आ रहे हैं तो राशन ले आइएगा, सब्जी ले आइएगा। सही बात। अपना मौज मस्ती से हैदराबाद पहुंच से निकल गया मुंबई। मुंबई गया तो रास्ते में पता चला कि वो बिग बॉस की शूटिंग उस समय लोनावला में होती थी। लोनावला एक बहुत अच्छा जानते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है। तो लोनावला गया, वहां पे बिग बॉस की सेट लगी थी। तो वहां तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहां एक आदमी ने बताया कि करजत एक जगह है, अच्छा, करजत जो अभी चल रहा है, वो ट्रेंड में है, वो हलाल रेसिडेंस वाला, बिल्कुल वही करजत में एनडी स्टूडियो है नितिन देसाई का, जो बहुत बड़ा स्टूडियो है। तो वहां पे शूटिंग चल रही है। अच्छा, उस समय शूटिंग चल रही थी बजरंगी भाईजान की। हाँ। बजरंगी भाईजान जो अच्छी हाँ हिट फिल्म थी, काफी अच्छा लोगों ने पसंद किया था। तो मैं मुंबई से जा रहा था, तो मैं बोला चलो उधर ही जा रहे हैं। तो एनडी स्टूडियो पहुंचा। अच्छा, एनडी स्टूडियो पहुंचा, जैसे ही गेट पे पहुंचा ना, तो उसका गेट बहुत बड़ा है और गेट में सिर्फ ग्रिल लगे हुए हैं, वो ऐसा कोई लगा नहीं कि आर पार कोई देख नहीं सकता है। तो वो उधर से शाम में शूटिंग खत्म करके, बहुत बड़ा स्टूडियो है और ये स्टूडियो उन्हीं के लिए बुक हुआ था, उन्हीं की शूटिंग। तो वो अपना स्टूडियो में मोटरसाइकिल चला रहे थे। अच्छा, मोटरसाइकिल शाम में शूटिंग खत्म हो, क्योंकि उनका हवेली एक बना था उसी स्टूडियो में। अच्छा, 4-5 महीने की शूट थी, सेट फिक्स था, तो वहीं रहते थे। तो वो आ रहे थे, तो सामने देख लिए उन्होंने, देख लिया तो मैंने इशारा किया, वो पहचान गए। तो फिर अंदर से अपने किसी स्टाफ को भेजा। अब वो स्टाफ को उन्होंने भेजा या स्टाफ आया, स्टाफ को मालूम हुआ तो स्टाफ सीधा ले गया। मुझे लगा कि उन्होंने बोला स्टाफ को, तभी स्टाफ आया, ले गया डायरेक्ट, बिल्कुल सुबह ले गया। तो वहां गए तो अब फिर आ गया तुम, अभी तो भेजा था पिछले महीने, 2-4 महीने पहले, घूम के आ गए। फिर मैं बोला वो फोटो उस समय हो नहीं पाया था, अब गांव में मैंने ऐसे ऐसे बोला, दिखाया क्या, तो वो विश्वास नहीं। तो फिर अरे यार कैसा आदमी, फोटो खिंचवाने के लिए दोबारा आ गया। अब उसने पर्सनली जो फिल्म का कैमरामैन था ना सेट, उसको बुलाया, फोटो खिंचवाया, अब फोटो फ्रेमिंग करके दिया कि इसको दे दो, हाँ इसको दे दो, नहीं तो बाद में लेके जाएगा, कहेगा फोटो डिलीट हो गया या गिर गया, है ना। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों दे दो इसको, है ना। अब बोलता है तो मेल पे भी भेज दो या इसे गांव में भी भेज दो किसी को, व्हाट्सएप पे कि है ना। तो पहुंचे तो बोले कि यार फिर भेजेंगे, फिर आ जाएगा, है ना, फिर भेजेंगे, फिर आ जाएगा, इसको क्या है। सलमान भाई को ये पता चल गया, भाई ये मेरा बड़ा कैडे वाला फैन है, छोड़ेगा जल्दी से। तो बोले कि तुम करते क्या हो। मैं बोला करते तो कुछ नहीं है, बस वो डिप्लोमा की है टेक्निकल ITI से, है ना। अब मैं गया तो शूटिंग चल ही रही थी, उस बस शूट पैकअप हो गया। बोले अब जाओ, अब आगे भाई बात करने लगे तो अब करेंगे नहीं शूट, तो पैकअप हो गया। 1-2 घंटे बातचीत चली और उसके बाद बोले करते क्या हो। मैं बोला करते क्या है, अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक बस घूम रहे हैं, ये है वो है। तो ये है कि बड़ा दिल का अच्छा आदमी है वो, हाँ, मतलब कि आप उसके सामने कोई गरीब आदमी चला जाए, कोई बीमार आदमी चला जाए, पूरी हेल्प करता है। कोई भी ऐसा आदमी, या अपने आसपास उनके स्टाफ है, ड्राइवर हो या जो भी हो, किसी को परेशानी है तो आदमी ये नहीं देखता है कि मतलब ये क्या है नहीं है, हेल्प, वो मदद कर देता है आदमी, है ना। तो उसने कहा कि यार इसको कुछ करते हैं, मान लीजिए कि अगर कुछ पैसे दे देंगे तो खत्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो बोले कि करते क्या। मैं बोला डिप्लोमा किए टेक्निकल ITI से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। तो बोले कि इसको काम पे रख लो कल से। अच्छा, हाँ, अब वो सेट है बहुत बड़ा लगा हुआ, 500 की यूनिट है, पूरा काम बिजली पे है, टीम है उनकी, तो है ना, पूरा काम ही बिजली का है। और मैंने वही किया था, मेरे को मालूम था ये सब चीजें। तो उनका रख लो इसको, तो बस वही कल से मैं लग गया काम पे। अच्छा, वहीं पे रूम भी मिल गया,
मेरे को आइडिया नहीं था कि पैसा कितने मिलेंगे। हाँ। कि गांव में उस समय तो बिजली मजदूर जो था उसको 20, 25, 50 में भी लोग काम करवा लेते थे, सारे काम करा लो, सारे काम करवा ले। मैं बोला वही काम होता होगा, मैं बोला यार तो, लेकिन वही था कि साथ में रहने का, तो रहे 1-2 महीना। लेकिन काम अब सलमान खान ने रखा है काम पे, तो कोई थोड़ी बोला कि काम करो, है ना, सही बात है। कोई। तो मैं वही पीछे डायरेक्टर ने रखा तो बस अब प्रोड्यूसर भी वही पिक्चर का वो था, तो मैंने बस वही चश्मा पीछे लगाते थे ऐसे दबंग वाला, वो ब्रेसलेट पहन के और पूरा कॉलर ऊपर करके, और मतलब शूट चल रहा है तो कभी डायरेक्टर्स के साथ बैठ रहे हैं, कभी प्रोड्यूसर के साथ बैठ रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी मतलब पूरा भोकाल, हाँ भोकाल टाइप, कभी कैमरा रोल है उसके बीच में चला गया, अरे क्या कर रहे हो, कैमरा चालू है, बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। अब सलमान खान ने काम रखा है। और लेकिन वहाँ थे बिहार के भी कुछ लोग थे, तो उन्होंने समझाया कि देखो ऐसे काम पे रखा है उन्होंने, अब प्रोडक्शन वाले पैसे दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन वालों को भी ऐसा ना लगे कि सलमान खान ने बोझ बना दिया है उसको एक तरह। अब सलमान खान ने रख दिया है तो वो तो, लेकिन सलमान खान भी नहीं चाहेगा कि किसी का पैसा बर्बाद हो। सही बात है ना, बिल्कुल ठीक बात। अब सैलरी क्या थी, पर डे था 1200 रुपए। अच्छा, खाना पीना अलग, रहना वो सब छोड़ दीजिए, मतलब सुबह में वो VVIP खाना है जो 5 स्टार होटल में जो नाश्ता है ना वो है, दोपहर में वही खाना है 5 स्टार वाली, है ना। तो मतलब मैं देख के कंफ्यूज हो गया कि भाई ऐसा भी दुनिया होता है कि सुबह में मतलब रहना फ्री, एक अलग, हाँ रहना फ्री, खाना फ्री, सब चीज फ्री, है ना। उसके बाद मतलब मजे अलग ही दुनिया पूरा। मैं बोला यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है। तो लेकिन वो आदमी समझाया कि भाई थोड़ा सा काम पे ध्यान दो, और थोड़ा सा लगे उसको कि ये बंदा मेहनती है ना। बिहार तो कि तुम्हारे बिहार राज्य का नाम न खराब हो कि बिहारी है कोई इस तरह से, तो मुझे भी लगा कि नहीं ये आदमी ने बड़ा अच्छा सिखाया है। तो फिर वही चश्मा उतार दिए, ब्रेसलेट खोल दिए, है ना, इधर प्लायर, इधर टेस्टर, इधर थोड़ा सा बल्ब, वो टेस्टिंग लैंप, ये सब जान के, है ना, PVC टेप वेप लटका के कल से मैं भी अपना मतलब पक्का वाला इलेक्ट्रिशियन बन गया। अब मैं कल तक जो घूम रहा था वो आज केबल लपेट रहा है, बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सियां लपेट रहा है, धूप में काम कर रहा है। वो जब मैं काम करता था वो सलमान खान नोटिस करते थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। हाँ नोटिस करते थे, चाहे पूछते थे भी अपने स्टाफ से। उनको भी लगता होगा कि हाँ मैंने सही आदमी, हाँ ये वो साइकिल वाला क्या कर रहा है, वो साइकिल वाला काम तो अच्छा कर रहा है ना, वो साइकिल वाला ठीक आदमी तो है ना। क्योंकि बहुत आदमी बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है ना, कि उसके सोच कैसे है, ये है वो। लोगों ने कहा कि नहीं वो आदमी जो है ना वो लड़का कि बड़ा अच्छा लड़का, मेहनती है, और ऊपर से उसको कोई बुरी आदत नहीं है, दारू सिगरेट ये पान पुरिया ये सब चीजों की। लोगों ने फीडबैक दिया। तो 2 महीने में उनके साथ था वहां पे, और वहीं पे सेट लगा हुआ था वो प्रेम रतन धन भाइयों का, वो जो हवेली देख रहे हैं ना, वो हवेली वही बनी हुई थी। हाँ, और पूरा बजरंगी भाईजान का जो पाकिस्तान का ये सारा चीज सेट वहां लगा था, दोनों सेट लगे हुए थे। तो वो खत्म होने के बाद वो पिक्चर शुरू होने वाली थी। तो फिर हुआ वो 2-3 महीने वहां थे हम लोग। उसके बाद सब लोग यूनिट राजस्थान जाने वाले थे, वो जो बॉर्डर का सीन कर रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ रहा है बॉर्डर के पास, तो पूरा पाकिस्तान का सीन उधर दिखाने वाले। तो वहां भी 2 महीने का सीन था। तो बोले शूटिंग खत्म हुआ था कि वो साइकिल वाले को बुलाओ, तो साइकिल वाले को बुलाओ। तो उन्होंने कुछ उस समय पैसे दिए कि ये पैसे पास में रखो, कहीं भी काम पड़ सकता है या जो भी है, तो या घर भेजना है तो घर भेज दो। और उन्होंने उसको प्रोडक्शन वाले को फोन किया, वो साइकिल वाले का टिकट कटा देना, वो भी मेरे साथ जाएगा। अच्छा, अपने स्टाफ के लिस्ट में, उनके स्टाफ का लिस्ट जाता है ना, मेकअप, हेयर बॉय, वैनिटी वाले सब जाते हैं। तो बोला कि मेरे स्टाफ के इसमें वो साइकिल वाले को देखिए, मतलब वो आदमी इतना बड़ा सुपरस्टार सलमान खान, और उनको ध्यान है बिल्कुल उससे मिलने के लिए, मतलब दुनिया लाइन में भाई, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर लाइन में लगे हुए हैं, समय नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने एक दिन फोन किया कि चलो फार्म हाउस पे साइकिल से, है ना। तो मैं उनके साथ फार्म हाउस पे गया, साइकिल से साथ में साइकिल चला के फार्म हाउस पे गया। फार्म हाउस पे भी मैं उनके बर्थडे में रहा, फार्म हाउस पे उनको बर्थडे विश किया, बर्थडे पे मतलब पूरा एकदम जो है कि रहा वहीं पे, फार्म हाउस पे भी जाना आना। मतलब सलमान भाई से मिलना हो, बात करनी तो आपको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलना अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले वो थे कि एकदम फ्री थे, अब तो उनको भी पूरा वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरा ये सब अब ये हो गया है, Z+ सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें जो है जरूरी भी है। अब तो राजस्थान गया, वो मंडावा चूरू में शूटिंग चल रही थी, तो वहां गया, 1-2 महीने था। अब मैं बहुत बोर हो गया था, फोटो वोटो बहुत हो गया था, खिंचा लिया था उनके साथ। तो गांव में जाके थोड़ा दिखाना था, भोगाली टाइट करना था, ये देखो भैया मिल के, और कोई फोटो कैग हो गया है। तो और तो मुझे है कि उस समय तक भी मेरे पास मोबाइल नहीं था,
अच्छा। हाँ, कैमरा वाला नहीं, वो बटन वाले से ही काम चला। जरूरी नहीं थी ना उस समय, सोशल मीडिया का वो दौर नहीं था ही नहीं उस समय। और हाँ, तो राजस्थान गया। राजस्थान में शूटिंग करते करते जब शूटिंग खत्म होने वाली थी तो मैं बिना किसी को बताए दिल्ली आ गया। अच्छा। दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरे वो रिश्तेदार और रहते थे, वहाँ आ गया। चाचा उचा रहते थे और भी एक परिचित लोग, उधर से दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया बिना बताए। तब ये लोग जब बम्बई पहुंचे दिल्ली से, वहाँ राजस्थान से, तब इन्होंने मुझे फोन करके स्टाफ को बुलाया कि अरे उसको बुलाओ जरा, कहाँ है वो, ये फलाना ढेकाना दी है। अब किसी को मैंने ना बताया ना किसी को नंबर दिया था। अब सब लोग परेशान हो गए वो कि कल को उसको कुछ हो जाए। तो मैं लेके गया था। हाँ, तो सलमान भाई को क्या जवाब देंगे? हाँ ना, अब मीडिया तो जानते ही हैं, मीडिया को मसाला चाहिए कि अब कल को मेरे फैमिली वाले ही क्लेम कर दे कि मेरे बेटे को वो लेके गए थे, अब वहां से मेरा बेटा गायब है या कुछ हादसा हो गया, ये वो। बड़ा वो मतलब गुस्सा आ गया पूरा एकदम, जो है कि एकदम पूरा मतलब सलमान खान मेरे ऊपर गुस्सा के एकदम लाल है, खोज रहे हैं मुझे कि आने दो उसको, भी देखता हूँ ये वो। अब गाँव से फिर मैं 2 महीने बाद पहुंचा। अच्छा। तब तक वहाँ प्रेम रतन की शूटिंग शुरू हो गई थी, वो हवेली में। वहाँ पहुंचा तो मैं गया उनके सामने। वो फुटबॉल वाली जो सीन थी ना, प्रेम रतन धनोआ, वो सीन करके ही वो आए थे। ये मेरे सामने जैसे है, ये गुस्सा मतलब पहली बार। हाँ, वो फिल्मों वाली गुस्सा मैंने पहली बार देखी सलमान खान की। ये मतलब मैं तो ऐसा डर के पूरा एकदम ये हो गया, हिल गया, है ना। आज गए भैया, आज तो मतलब कोई नहीं बचा सकता है। और किसकी हिम्मत है जो बीच में बोलेगा। कोई ना बोल सकता। तुमको काम पे रखा था, तुम भाग गए बिना बताए उधर। तुमको मैंने सोचा कि तू कमाएगा पैसे, गांव में घर बनाएगा, ये करेगा तो लोग, तब तो मेरा नाम होगा ना। काली साइकिल से आएगा, मिलेगा, ये करेगा वो करेगा, काम नहीं किसी को मिलता है फिल्मों में। अब जब पैसा आया तब मेरे को पता चला कि भाई 1200 रुपया था ना। जब पैसा आया तो फिर मैं इधर से पहुंचा। आपको लग रहा था कि यार अभी तो टाइम पास चल रहा है। तो बढ़िया यार, सरकारी नौकरी से भी बढ़िया पैसा है, जो है कि खाना भी फ्री, रहना भी और आराम भी है ना। पूरे दिन काम नहीं है, एक बार कैमरा रोल हो गया उसका शूटिंग रोज तो होने से रही तो भाई एक बार हो गया। हाँ, फिक्स सेटअप है, कोई काम ही नहीं है वहाँ ना। मैं बोला यार काम तो बड़ा अच्छा था, अब पछतावा हो रहा है। अब डांट जो पड़ी ना यार, मतलब पहली बार ऐसा देखा कि सलमान खान मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुए। मतलब वो भी गुस्सा में वो समझा रहे हैं। मतलब प्यार था, एक्चुअली प्यार था उनको। वो मतलब समझा रहे, वो आदमी मतलब शूटिंग आके सलमान खान कह रहा है कि काम कर, कुछ पैसे कमा, घर भेज, गाँव में घर ले, जमीन ले, तू अपने लिए पैसे जमा कर, है ना, ये कर वो कर। मतलब समझ लीजिए आधे 1 घंटा जब भी मिल रहा है वो आदमी आधा 1 घंटा समझा रहा है, बात कर रहा है। तब जाके सलमान खान से लोगों को बात करने हाँ, और तब जाके थोड़ी सी मेरे अंदर मतलब जिम्मेदारियां जो है ना वो समझ में आया कि हाँ, मतलब फैमिली की भी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में पैसे की जरूरत है, पैसे रहेंगे जेब में तो हाँ। अच्छा रतन भाई, फैमिली में कौन कौन है आपके परिवार? फैमिली में है, मम्मी है, पापा है, हम 3 भाई है। अच्छा। मम्मी पापा गांव में है। तो भाई क्या करते बाकी? भाई सब अपना। आप सबसे छोटे हो? नहीं, मैं बीच वाला हूँ। बीच वाला, एक बड़ा है एक छोटा है, मैं बीच वाला हूँ, है ना। तो 2 भाई की शादी हो गई। होते भी थोड़े हाँ, बीच वाले पे दबाव कम मिलता है ना। बड़े वाले छोटे पे, बीच वाला एकदम फ्री रहता है, वो चाहे तो कभी भी निकल के इधर उधर चले, फिर आके बीच में खड़ा हो जाओ, है ना। तो पिताजी किसान? हाँ। अच्छा, तो भाई क्या करते हैं दोनों? भाई अपना दोनों जॉब कर रहा है। अच्छा। हाँ, जॉब कर रहा है। ठीक है। शादी आपकी लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज। तो लव मैरिज का किस्सा सुनाओ, लव मैरिज कैसे हुई? लव मैरिज का बस यही है कि वही बिचौलियों की अक्सर लव मैरिज होती है, हमने देखा है। वही अपना जो शहर जाते थे पढ़ने, तो अपना साथ में ही पढ़ते थे, अपना ये था। बातचीत उस समय होती थी। और उस समय वही छोटा वाला फोन था, बातचीत होती, 10 रुपया वाला कूपन घसते थे, है ना, 7 रुपया रिचार्ज, बस वही देखते थे, टाइम खत्म होने वाला है। तो बात उस समय से जो है कि हुई। और उसके बाद जो है 2000 कितनी महंगी पड़ती थी उस समय? अरे बहुत महंगी पड़ती थी। कूपन खरीदने के लिए रात में 12 बजे जाके दुकानदार को उठाते थे, कूपन दो, मिस कॉल मारना है ना। मिस कॉल मारने, उस समय सोचना पड़ता है कि मिस कॉल मारेंगे तब उधर से फोन आएगा, रिचार्ज तो करो कि फोन आएगा। तो हम लोग वो दौर देखे हैं कि भाई कूपन घसने वाला। आज तो चलिए हाँ, फ्री वाला ये है। तो शादी हुई 2017 में। हाँ, 2017 तो काफी आगे आ गए। लव मैरिज में आराम से होगी? हाँ। फैमिली वाले को बता दिया कि हाँ ये है, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2000 तब तक मैं फिल्म उधर तब उस समय उनका प्रोडक्शन नहीं था, दूसरे की प्रोडक्शन था। तो भाभी को भी मिलवाया सलमान से कि नहीं मिलवाया? नहीं, वो चांस ही नहीं बना कभी। मतलब समझ लीजिए ना, जब सलमान खान की प्रोडक्शन बनी SKF,
तो उसकी पहली पिक्चर बनी लव यात्री, वो उसके वो जीजा जी थे उसमें, हाँ। वो हीरो आयुष शर्मा। तो फोन आया, अर्पिता के husband। हाँ फोन आया कि मतलब उनको देखिए ध्यान में अभी भी है कि प्रोडक्शन बना है तो वो लाइट डिपार्टमेंट का काम वो साइकिल वाला देखेगा, साइकिल वाला मतलब वो उतना बड़ा आदमी। फोन आया उनके ऑफिस से कि शूटिंग शुरू होने वाली, आ जाना। अब मैं फिर गया, पहुंचा तो वहां से कंटिन्यू हो गया लव यात्री, फिर दबंग 3, फिर राधे, फिर वो। तो आप अभी भी एसकेएफ फिल्म में हैं? अभी भी? हाँ अभी भी जो है, मौजूदा आप उसी अभी में? जब जैसे ही शुरू होगा तो फिर शादी हुई तो फैमिली को मैं मुंबई ले गया। अच्छा। मुंबई ले गया और मुंबई हम लोग थे 2 साल थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया, यहाँ तक तो मैं मतलब आम आदमी हूँ, मतलब वही कि अब काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, बच्चे फैमिली यहीं तक है ना। राजनीति कौन, केजरीवाल कौन ये, बिल्कुल मैं इसी बात पर आ रहा था कि ये एकदम से एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ में एडवेंचर सब कुछ है, घूमना फिरना, फुल एंजॉय, फुल मस्ती, कौन नेता कौन प्रधानमंत्री कोई लेना देना नहीं। उसके बाद फिर सलमान खान लाइफ में आ गए, सलमान खान की बिजी हो गया मैं काम धंधे में, फिर सलमान खान और फिर इधर से लव मैरिज हो गया। मतलब यहाँ तक तो ये आम आदमी का ही जीवन है, चल रहा है ना। ये एकदम से राजनीति में कैसे परिवर्तित हो गया? कोरोना आया, कोरोना और लास्ट जब कोरोना खत्म हुआ तो मुंबई में थे, तो मुंबई में अब मतलब वो मन अजीब सा हो कि भाई मुंबई एक तो कह कि चला जाए दिल्ली अब, है ना। तो मुंबई में रेंट पे थे, तो फैमिली को हमने रूम सब ये करके पूरा सेटल करके वहां से दिल्ली आ गए कि दिल्ली रहेंगे, और दिल्ली में परिचित भी हमारे ज्यादा है तो उनके साथ रहेंगे। अब फैमिली, अब बच्चे हैं तो कोई होना चाहिए जो कभी ऐसी इमरजेंसी में कोई अपना साथी या परिचित उपस्थित रहे। मुंबई में कहाँ किसको बोलेंगे, किसको खोजे, या कभी ऐसी मजबूरी कोई समस्या आ गई तो कोई मदद के लिए, तो कहा कि दिल्ली ठीक है, दिल्ली में रहेंगे और अपना दिल्ली ठीक रहेगा। रहा भी शुरू से दिल्ली में ज्यादातर, तो मैंने कहा कि चलो, तो वहां से खाली करके आ गए दिल्ली। अब लॉकडाउन खत्म ही हुआ था लास्ट वाला, दिल्ली आ गए। अब जैसे दिल्ली आए ना तो मुंबई, हम लोग मुंबई में रहे हैं, मुंबई का एक अलग ही माहौल है, अलग माहौल है, बिल्कुल है। वहाँ का नेचर भी अलग है, हाँ, वहाँ मौसम भी अलग है, बिल्कुल। और वहाँ दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि आपको समस्या पानी की, कूड़े की, बिजली की या ये चीज की ना, मतलब बस की कोई चीज की दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो वहां से जब दिल्ली आया ना, तब दिल्ली फैमिली के साथ रहा, तब पता चला कि दिल्ली में क्या समस्या, क्या है, परेशानियां क्या है। बैचलर को नहीं पता चलता है, बैचलर को उतना, जब परिवार के साथ तब पता चलता है कि सुबह नलके में पानी नाले का आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो साला नाले का पानी आ रहा है। बच्चे को स्कूल भेजना है, तैयार करना है, या शाम में जिम्मेदारी है, तब पता चलता है कि आखिर। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि दिल्ली की जो परेशानी है वो बड़ी विचित्र है। विचित्र कैसे है कि नलका खोलो तो नाले का पानी आ रहा है, स्कूल से मैसेज आता है कि आज आपके बच्चे का स्कूल बंद है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, चाहे बम की धमकी आ गई है इसलिए है ना स्कूल। अब मतलब उधर गड्ढा खुदा हुआ है इसलिए जो है गाड़ी नहीं आएगी, उधर मेट्रो ये चल रहा है इसीलिए जो है आपको आज जो है, तो बड़ा समस्या जो है ना विचित्र था। भाई दिल्ली है कि क्या है, मतलब समस्या पे समस्या खत्म ही नहीं हो रहा है। बसड़ में आ गए, कहाँ बसड़ में आ गए ना। बिजली कट जा रही है, पता ही नहीं आ रहा है कि 2 घंटे बाद आएगा, 3 घंटे बाद आएगा। पानी नहीं है, पानी खरीद के पीजिए जो है कि लाइए उधर से, समस्या मतलब कोई व्यवस्था भी नहीं है। अब तो मतलब ये सब चीजें जो है ना, अब उसमें मतलब दिमाग चला गया कि ये समस्या से दिमाग चला गया भाई ये समस्या शुरू कहाँ से है, समस्या का जड़ कहाँ है ना, सोल्यूशन कौन है इस समस्या का। ढूंढते न जो है कि वही बस दलदल में पहुंचे राजनीति में और उधर में। तब तक मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन राजनीति में फिर रुचि बढ़ती गई। तब तक ये 2013 के बाद मोदी जी भी आ गए थे। 2013 से पहले राजनीति रुचि नहीं थी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी आ गई। हाँ, 2013 से पहले मैंने साइकिल से भर बंद किया था। मैंने हर एक चीज बारीकी से देखा था कि कहाँ पे क्या चीज थी उस समय, क्या व्यवस्थाएं थी सड़कों की। क्योंकि देखो आप साइकिल से सब जगह घूमे हो, तो आपको सब जगह का एक सिस्टम पता चला था कि यार यहाँ पे प्रशासन कैसे काम कर रहा है, यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, सब चीजों का आपने प्रैक्टिकली देख लिया। हाँ, बाकी काफी चीजें करीबी से देखा था। तब जाके बाद में पता चला जो डेमोग्राफी चेंज जो है ना, उस समय बहुत इसको हमने बारीकी से देखा है हर एक जगह। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये आगे इसको डेमोग्राफी चेंज इसी को बोलते हैं जो हो रहा है ना, जो मोदी जी लाल किला से आज कर रहे हैं। वो 2013 में मैंने पूरे भारत को घूम के साइकिल से
करीबी से देखा था उसको, लेकिन हमें क्या मालूम कि यही डेमोग्राफी चेंज यही तो है जो आने वाले समय में बड़ा मतलब मुद्दा है। तो ये सब चीज़ें मैं राजनीति में धीरे धीरे जाने लगा, और धीरे धीरे दिल्ली आया, यहाँ की पॉलिटिक्स देखी, यहाँ की वो वादे लंदन पेरिस वाले, है ना, वो सड़कें, सीसीटीवी, आम आदमी, झीलों का शहर, ये सब चीज़ें में मैं भी राजनीति में अपना, कोरोना के बाद क्या मैं फ्री था, वो शूटिंग चल नहीं रही थी, तो अपना मैं भी मतलब राजनीति में एक्टिव होने लगा, एक्टिव होते तब बात में चलता था। तब जो है कि मैंने इस पर थोड़े थोड़े अपना वीडियोज़ वगैरह जो है अपनी प्रतिक्रिया बना देना, है ना, अपने सवाल करना, ये सोशल मीडिया पे डालने लगा, और सोशल मीडिया का दौर तब तक शुरू हो गया था। तब जाके जो है कि कहीं ना कहीं ये रतन रंजन को लोग कॉमेडियन रतन रंजन, फर्जीवाल, मतलब मेरे अंदर जो है ना वो कॉमेडी और एक्टिंग शुरू से थी, पर कभी वो उस पे नजर ही नहीं गई आपकी। नहीं सुने, अब सलमान खान के सामने मतलब कैमरा के सामने हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि सलमान खान को बोल पाऊं कि भाई मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूं। मैंने अपने आपको पहचाना ही नहीं था। हाँ। अंदर में जो मेरी कला थी ना, ये आपकी कला केजरीवाल जी ने निकाल दी। बस ये दिल्ली आया तो दिल्ली की राजनीति ने इसको बाहर निकाला। फिर मैंने वीडियोज बनाना शुरू किया, बीच में मतलब एडवेंचर का शौक था, माउंटेनियरिंग का भी ट्रेनिंग किया, है ना, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का भी सपना था, 2 उसका ट्रेनिंग भी मैंने कर रखा है, तो आगे वो लाइफ में कभी पूरा होगा। बस इसी बीच में गांव से थोड़ा सा दूर हो गया, व्यस्त हो गया, गांव आना जाना होता है लेकिन कम होता है। कभी पर्व त्योहार में गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली परिवार हो गए, तो जिंदगी की गाड़ी वही चल ही रही थी। फिर अपना कॉमेडी निकल के बाहर आने लगा धीरे धीरे, तो अपना राजनीति में आ गए। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के विकास की बात करते थे, तो दिल्ली का विकास तो हुआ नहीं, पर रतन का विकास केजरीवाल जी जरूर। हाँ, ये तो है कि रतन रंजन का विकास जो है ना वो फर्जीवाल का रोल, मतलब हाँ। समझ लीजिए पहली बार मैं फर्जीवाल बन के, और वो भी टोपी कहाँ से लाया ये भी किस्सा बता रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी का है, तो वो मैं गया था आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, वो फ्रेशर रोड के आसपास जो शायद है ना, हाँ, तो वहाँ गया था, और वहाँ पे फिर जो है कि वहाँ पे टोपी लिया उनके कार्यालय में जाके, है ना, गया और तू ऑफिस में घुसा, बोले अरे टोपी लाई तो जल्दी, जो है कि एकदम जो है कि मतलब कार्यकर्ता सब एकदम टोपी नहीं मिल रहा है, आप लोग जो है कि कैसे, तो इतना सारा टोपी ले लिया मैंने। और पहला ही दिन मैं मतलब इस पे वीडियो बनाता था, जब पानी नहीं आती थी ना, तो मैं केजरीवाल घर पे बन के मफलर उफलर लपेट के थोड़े वीडियोज बनाता था, लेकिन उतना लोग तक नहीं पहुंच पाता था। मोदी जी की एक रैली थी रोहिणी में शायद, तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जर्मनीज पार्क के अंदर, हाँ, वो पार्क के अंदर, तो वहीं पे एकदम जो है कि मफलर उफलर लगा के, टोपी उपी लगा के मैं पहुंचा था कि चुनाव में मुझे 5 साल और दीजिएगा, इस बार दिल्ली की सारी समस्या खत्म कर दूंगा। जो वादे थे केजरीवाल के, लंदन पेरिस बनाऊंगा, झीलों का शहर, वो वीडियो बहुत आपकी वायरल भी हुई थी। हाँ, वो पहला दिन देखिए गया मैं, और पहला ही दिन वो वीडियो इतना वायरल हो गया, एक महिला मिली, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, माँ जी जो है कि 5 साल और दे दो, 5 साल अपने बच्चे की कसम। वो महिला भी ऐसी है कि रिएक्शन इतना अच्छा है कि हट तू तो धोखेबाज है, तू झूठ बोलता है, तू तो पूरा दिल्ली को ये कर दिया, था कि यही केजरीवाल है। उसको लगा क्या मालूम है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है ये, है ना, कि वोट मांगने आया। मतलब केजरीवाल की टोपी आपने केजरीवाल को पहना दिया। अब वो वीडियो वायरल हो गई पूरे तरीके से, तो लोगों को काफी पसंद भी आया। मतलब देखिए क्या होता है ना, पॉलिटिक्स, लोग परेशान हैं, लोग अपनी परेशानियों से परेशान है, ऑफिस से, फैमिली से, स्ट्रेस में है लोग। अब लोगों को अगर सीधा हम बोलेंगे कि केजरीवाल ने ये काम नहीं किया, मोदी जी ने, अब लोग चाहते हैं ना कि फ्री होके एंजॉय करना कोई भी चीज, तो हमने सोचा कि पॉलिटिक्स जो ये है ना, इसमें कॉमेडी का तड़का लगा के लोगों को दिखाया जाए, बिल्कुल, ताकि लोग जब देखे इसको तो अपना एंजॉय करें और मैसेज चला जाए लोगों तक। आपने अपना मैसेज कॉमेडी के थ्रू दिया और लोगों ने उसको ले भी लिया। अब देखिए अब क्या है ना, कॉमेडी राजनीति में इतनी ये हो गई है ना, न्यूज चैनल खोलिए 10 लड़ रहे हैं उधर, है ना, ये मुसलमान और मतलब 10 प्रवक्ता लड़ रहे हैं, रिपोर्टर अलग जो है कि एकदम जो है कि ये देखिए भोकाल मचा। अब लोग टीवी खोलने से डरते हैं, लोग टीवी खोलने से डरते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं तो लोगों को चाहिए एंजॉयमेंट की भाई देख रहे हैं ना, उस समय थोड़ा सा फ्री होके हंसे, मतलब अपना ये टेंशन। तो हमने उसी को सोचा कि मसाला लगा के कॉमेडी वे में जो केजरीवाल के वादे हैं या झूठ हैं या जो भी उनके भ्रष्टाचार है, चाहे वो 1 पर 1 फ्री हो, है ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, है ना, ये सब चीजें, तो
तो इन सब चीजों पे हमने सोचा और मतलब लोगों को काफी पसंद पसंद भी आया। आया। पसंद ये नहीं कि मैंने केजरीवाल के खिलाफ कुछ झूठ बोला या गलत मैसेज दिया। जो केजरीवाल ने वादे किए उसको हमने बताया, फिर मैंने उसको अच्छा सा और डेवलप किया। और मतलब वही ढीली ढाली सी हाफ टी शर्ट, रेनॉल्ड्स पेन, मफलर, हवाई चप्पल, हाँ वही ढीला ढाला, मतलब वो खरीद के लाया। मैं तुरंत गया मार्केट में, खोजा कहाँ मिलेगी और खोज खाज खिलाया और गेटअप इतना परफेक्ट आया। लोगों को काफी पसंद किया कि भाई सच, मतलब वो पुराना केजरीवाल जो 2011, हाँ मफलर मैन 11 में आया था। दिल्ली की जनता ने काफी उम्मीद की थी उनसे, काफी उम्मीद की थी कि भाई ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, उसको मौका दो। दिल्ली को अगर कुछ अच्छा करना चाहता है और अन्ना आंदोलन से उभरे केजरीवाल को, तो लेकिन वो सारी उम्मीदों को पानी फिर गया ना। अब 12-13 साल ये रहे 3 बार, लेकिन क्या हुआ, दिल्ली वही पुराने, मतलब समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं, मतलब पानी बेसिक चीज है वो भी खत्म होते जा रहा है। अब बॉम्बे में ऐसा नहीं, बॉम्बे में यहाँ से ज्यादा आबादी है, ज्यादा भीड़ भाड़ है, ज्यादा क्राउड है ना, लेकिन वहां पे ऐसी समस्या नहीं है कि पानी, बिजली, सड़क, गड्ढे, है ना, ये नहीं है। लेकिन वही चीज हमने देखा था, मतलब तो लोगों को हमने बताना शुरू किया, वो यमुना साफ करेंगे, यमुना घोटाला, जल घोटाला, बिजली, क्या क्या घोटाला नहीं हुआ, सारे घोटाले हुए और दिल्ली की स्थिति बदतर हो गई थी। तो लोगों ने काफी पसंद किया। फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, जो अंदर में वो कॉमेडी छुपा था ना, वो बाहर निकला, वो कला जो बचपन से था ना, वो बाहर निकलते गया और निकलते गया। तो मैं भी एकदम खुलते गया। पता चला कि उसके बाद जो है कि एक दिन 7 FIR हो गया। हाँ तो रंजन भाई 7 FIR हो गई आपके ऊपर, बिल्कुल। तो कैसे ये FIR को झेला आपने? ये FIR केजरीवाल साहब के बदौलत हुई कि कैसे हुई? नहीं कि देखिए, केजरीवाल तो गए हमारा कल्याण करके गए। हाँ, दिल्ली का किया ना हो, आपका भला करेंगे। हाँ, हमारा आपको भला कैसे करके वो भी बता दो। हमारा YouTube चैनल जो है ना, हाँ, वो मोनेटाइज करवा गए। अरे वाह, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा गए। बेहतरीन। और मतलब उनका आशीर्वाद जो है, अच्छा पूरा मिला दिल्ली का ना किए विकास, लेकिन मेरा विकास करके चले गए, क्योंकि YouTube पे बहुत मेहनत करना पड़ता है और उन्हीं का रोल कैरेक्टर। तो मैं तो हाँ, ये है, इतना करने के बाद 7 FIR भी तो हो गई आपके? न केजरीवाल जी की तरफ से नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, न केजरीवाल जी के तरफ से, ना उनके पार्टी के तरफ से। अच्छा। हाँ, ये मैं मतलब लोग आश्चर्य जानते हैं कि भाई इतना करने के बाद मतलब लोग क्रेडिट मुझे देने लगे कि भाई केजरीवाल को दिल्ली से भगाने वाला ये बंदा है, यही आदमी है, ये बंदा है। मतलब इतना वीडियो वायरल, इतना पॉपुलर। केजरीवाल जी ने आपको ऑफर नहीं दिया कि भैया पैसा ले लो पर ये बंद कर दो? नहीं, केजरीवाल के वो आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, जो मेन, उस पे जरूर डाला गया था कि ये 150 रुपया वाला सस्ता एक्टर है। अरे वाह। हाँ, बीजेपी का 150 रुपया वाला सस्ता एक्टर है। तो बाकी कुछ गलत उन्होंने नहीं लिखा। हाँ, तो देखिए, वो तो है कि उनको धन्यवाद मैं देता हूँ कि चलिए गए तो गए, मेरा विकास करके चले गए। तो हाँ, तो दिल्ली का हुआ जा रहा है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, भले उन्होंने घोटाले जितने भी किए हो या जो भी है। अच्छा, अब केजरीवाल जी पंजाब के दामाद बन गए। हाँ, उसको लेके क्या सोचते हो आप? अब देखिए, अभी तो नहीं है, अभी बाढ़ है तो वहां नहीं है दामाद जी अभी। हाँ, बाढ़ से पहले कंटिन्यू वहीं पे थे। है ना, वहीं कंटिन्यू वहीं पे थे, वहीं पे रहना, खाना पीना, उनको आदत पड़ गई है। सोफे, कुर्सी, वो सिक्योरिटी, वो तामझाम, राजशाही की, तो उससे जल्दी नहीं निकल पाएंगे, वो नहीं निकल पाएंगे। अब यहाँ शीश महल बंगला भी छिट गया, गाड़ी, सिक्योरिटी सब छिन गया। अब उनको आदत 11 साल से वो राजशाही वाली, तो वो धीरे धीरे जाएगी। पर रतन भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे केजरीवाल जी थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली के लोगों ने उनको सत्ता में जगह दी, ठीक है ना, एक आम आदमी से उठा के उनको एक नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है। अब ऐसे में जब वो दिल्ली हारे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उनको यहाँ पे रह के, दिल्ली में रह के उनको अपनी हार पे मंथन करना चाहिए था। जिस आदमी को लोगों ने जमीन से उठा के अपने सरों पे बिठाया, ठीक है, जिसको सत्ता दी, ठीक है, उस आदमी जब वो हारा, तो वो हारने के बाद दिल्ली के लोगों को छोड़ के भाग के पंजाब जा बैठा, जबकि उनको दिल्ली में रहना चाहिए था। और दिल्ली में जब वो एक विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के तौर पे हैं, तो उनको अपनी पार्टी को और मजबूत नहीं करना चाहिए था यहाँ रह के। जबकि ये सब करने के बजाय उनके पार्टी के तमाम नेता खुद तो भागे, सारे नेता पंजाब लेके भाग गए। वो केजरीवाल जी का क्या है ना कि अब वो अगर यहाँ दिल्ली में रहेंगे, अगर दिल्ली के मुद्दों को उठाएंगे, तो उनको डर है कितने जितने घोटाले किए हैं ना, कि उनको डर है कि यहाँ रहेंगे, नजर में मीडिया के आएंगे,
तो कल को कल ना कोई कोई घोटाला सामने आ जाएगा, उन्हीं के पार्टी के नेता कोई घोटाला आगे कर दूसरा ये देगा। भी बात है ना, आज वो किस पे इल्जाम लगाए, अगर वो आप यूं बोलेंगे भी बरसातों में पानी भर रहा है सड़कों हाँ। पे, तो वो उन्हीं की तो देन है। उन्हीं की पिछले देन है 12 ना। सालों में क्या करा तुमने? बिल्कुल आज सही। जमुना अगर गंदी है तो तुम्हारी तो देन है, तुमने 12 साल में क्या करा? तुम्हारी गलती है, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि उनको तो अभी विपक्ष का नेता बन के यहाँ पे मजबूत नेता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। या अगर बीजेपी अगर कोई काम नहीं कर रही है तो आप बीजेपी से सवाल करिए, है ना, सवाल करिए बीजेपी से। लेकिन यहाँ तो सवाल करने वाला विपक्ष का नेता ही नहीं है। नेता का जो मेन पार्टी का लीडर है वही पंजाब में भाग रहा है, वहां पे ऐश मौज कर रहा है, वहां पे पता नहीं वो कभी 10 दिन का वो क्या करने चले गए थे, वो तपस्या अमावस्या की जो भी विपासना है ना, विपासना उपासना जो भी करे, वो पूरा लाओ लश्कर लेके गए थे। तो भाई आप अगर अभी पंजाब को जरूरत है तो अभी पंजाब में नहीं। अब वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि पंजाब बीजेपी दिल्ली के कार्यकर्ता पंजाब के लिए मदद करेगा। दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसके लिए क्या? अब दिल्ली में जो बाढ़ आती है उसके लिए कहाँ से आप मदद मांगोगे? वो कह रहे बीजेपी देखेगी अपनी। बताइए, नहीं दिल्ली में अगर कुछ हो रही तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सरकार में रहे 12 साल, आप 12 साल दिल्ली में रहे, 12 साल भी रहे हैं, 12 साल में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ अब इस पे वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को लगता है कि भाई पेड है, चाहे इनको सपोर्ट मिल रहा है। अब बीजेपी सरकार में आई है तो इनसे भी हम सवाल पूछेंगे, वीडियो बनाएंगे। अभी तो इनको भाई बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीजेपी आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, इसीलिए आप ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज सच्चाई भी आप बताएं। भाई साहब देखो, मोबाइल भी जो है ना ये EMI पे है, बजाज से चल रहा है ना, घर भी जो है EMI पे है, तो जिंदगी EMI पे कट रही है। अगर बीजेपी से अगर फंडिंग होती तो मैं आज भी साइकिल पे चलता हूँ। तो रतन रंजन यहाँ आता तो मेट्रो से नहीं आता, यहाँ भी थार या फॉर्च्यूनर से आता। रतन रंजन के पास महंगे फोन होते तो ये अभी इसका किस्त चल रहा है ना। तो देखिए बीजेपी अगर आप बात उठा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी अब सरकार में बीजेपी आई है तो उनको थोड़ा समय देते हैं, साल 6 महीने समय देते हैं, फिर उन पे भी वीडियो बनेगी। उनको ये लग रहा है कि जो काम ये 12 साल में नहीं कर पाया बीजेपी 6 महीने में कर दे। ऐसा नहीं होता है, उनको समय देंगे, पहले उनको साल 6 महीना समय देंगे, उसके बाद उनसे भी सवाल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। रतन रंजन मोदी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी अगर गलत करे तो मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, बीजेपी के खिलाफ भी आपने बनाए, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे, लेकिन अभी उनको समय दिया जा रहा है। बीजेपी दिल्ली को, बीजेपी की सरकार को, रेखा गुप्ता जी को अभी दिल्ली की जनता समय देगी, साल 6 महीने। और अभी तक में उनका जो देखा है हमने वो काफी अच्छा रहा है। अभी तक में ऐसा कोई ये नहीं उनका है, जो काम है जो बीजेपी करे वो धरातल पे काम करे, तो वो उनका ये अच्छा किस तरीके से देखो आप दिल्ली में आधे ज्यादा झुग्गियां हटा दी हैं। बिल्कुल। और झुग्गियां कौन? अवैध जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, इसको क्लियर कर दीजिए, लोग समझ जाएगा। नहीं बिल्कुल, जो रोहिंग्या केजरीवाल जी ने बसाया है उन लोगों को हटा दिया गया। बिल्कुल देखिए ये जो योजना आया था ना कि 200 यूनिट बिजली और पानी, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या और घुसपैठियों के लिए आया था। तो सारी मौज उन्होंने मारी है। अब केजरीवाल डायरेक्ट उनको दे नहीं सकते थे, देते तो फंस जाते। इन्हें कहा कि पूरा दिल्ली को दे दो, है ना, इसी बहाने हम उनको भी फायदा दे देंगे। और आप ये देखो ना, केजरीवाल जी ने पानी फ्री करा तो जल बोर्ड घोटाला हो गया, घाटे में। डीटीसी फ्री करी तो डीटीसी घाटे में चले गई है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी योजनाएं वो लगाया, शराब घोटाला, शराब फ्री बांटी तो उसमें घोटाला हो गया, ठीक है, शीश महल बन गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो फ्री के नाम पे केजरीवाल जी ने जो ठगा है ना दिल्ली वालों को, शायद उसी की बदौलत दिल्ली वालों ने उनको कहा कि ठीक है भैया नमस्ते करो। बहुत दिल्ली को जिस तरह से इन्होंने लूटा, मतलब इनको जहाँ पे अस्पताल खोलना चाहिए मधुशाला खोल रहे हैं, बिल्कुल, वो भी एक पर एक फ्री। गुरुद्वारों के सामने इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी है, मंदिर बाहर खोल दी हर जगह। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ठगे ये 11 साल। अब बताइए 200 यूनिट ये बिजली और फ्री पानी, तो इससे क्या फायदा हुआ लोगों को? क्या हमारे खर्चे कम हुए? खर्चे हमारे उतने ही हैं, खर्च, लेकिन यही है कि पानी समय पे नहीं आ रहा है। पानी फ्री कर दे तो पानी आ रहा है पानी, और वो पानी आ रहा है तो उसमें नाले का पानी आ रहा है। 10 रुपया टिकट है बस का, वो बस फ्री कर दिया इन्होंने कहने के लिए। वो बस स्टैंड पे चले जाइए आप, बस ही नहीं है तो आएगा कहाँ? नहीं है, वो रुकती नहीं है, वो बस आ रही है तो भी ऐसे चल रहा है, ऐसे टेढ़ा चल रहा है ना। उसको जाना है इधर, लगता है कि इधर जा रहा है वो। डीटीसी घाटे में है, पूरी तरह घाटे में। उसमें बस घोटाला करा इन्होंने, बस घोटाला हुआ, जल घोटाला, क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा रतन भाई, अभी जो बिहार के चुनाव चल रहे हैं, इसमें एक बड़ा अहम मुद्दा उठ के बाहर आया निकल के, और क्योंकि आप युवा भी हो और अभी देश की राजनीति में आप देख रहे हो सब चीजें,
जो ये वोट चोरी का मुद्दा हमारे श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, इसको लेके क्या सोचते हैं आप? क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपने इसको लेके बनाई भी हैं और आपने इस मुद्दे को उठा भी रखा है, तो पर्सनली आपका क्या मानना है इस मुद्दे को? देखिए, अभी तो एक वीडियो मैंने बनाया था सैनिटरी पैड वाला बिहारी चुनाव पे, वो FIR हुआ है 7 राज्यों में। FIR भी हुआ और उसी के बाद आपके ऊपर हमला भी हुआ, हमले पे भी आएंगे। हाँ, तो देखिए मुद्दा ये है कि वोट चोरी हुआ, ठीक है, तो किसका हुआ? बिल्कुल, वोट अगर कोई देता है वो अपनी मर्जी से दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, उसको मालूम है कि उसने कहाँ वोट दिया है। लेकिन वोट चोरी हुआ, राहुल गांधी ये कहने का मतलब है कि वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा है। अगर वोट चोरी होता तो आज मोदी जी का 400 पार होता, अगर 400 पार नहीं तो फुल बहुमत होता, है ना? बिल्कुल। अयोध्या नहीं हारते मोदी जी, कैसे हार जाते? अयोध्या जो हारे हैं, जो पूरे देश में इनकी किरकिरी और बेइज्जती हुई है, जो इनका मनोबल घटा है, बहुत बेइज्जती हुई है ना पूरे विश्व में, ये चर्चा विश्व में गई होगी। और किसी ने ये सोचा नहीं था कि मोदी जी अयोध्या हार जाएंगे। तो आप बताइए, अगर आपके घर में चोरी करने आएगा, ये 2 कप सोने की है, तो ये दोनों चुराएगा ना, एक तो नहीं चुराएगा, स्वाभाविक सी बात। या और भी जो महंगे महंगे सामान है वो चोर जितना ले जा सकता है उससे ज्यादा ले जाएगा वो, है ना? बिल्कुल। सोचेगा कि पूरा घर खाली कर दो। कोई चोर आके एक नहीं कि एक सामान लेगा और बाकी चोर छोड़ देगा। अगर वोट चोरी हुई, राहुल गांधी का कहने का मतलब है कि 60, 65, 70 लाख जो चुनाव आयोग ने काटे हैं अवैध वोटर, है ना, तो वो वोटर आखिर है कहाँ? वो है कहाँ? और ये कह रहे हैं कि भाई 70 लाख वोट चोरी हुए हैं। हाँ, तो 70 लाख लोगों को आप सामने ला दो ना। नहीं, 70 लाख चलिए 1 ही लाख ला दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ 7,000 ला दो आप। आप मान लीजिए रतन रंजन जैसे, मैं 2013 तक बिहार में था, तो वहाँ पे मेरे वोटर आई कार्ड बने थे। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने अपना यहाँ का आधार कार्ड बनवा लिया, एड्रेस चेंज करवा लिया और यहाँ का वोटर कार्ड बनवा लिया। उसके बाद मैं बिहार गया नहीं कभी वोट देने, कभी चुनाव में गया नहीं। यहाँ पर वोटर आई कार्ड अभी भी आपको चल रहा है? वहाँ था। इस बार क्या हुआ, SIR में जब हुआ, जब वेरिफिकेशन के लिए लोग आए मेरे घर पे, तो मेरा भाई पाया गया, मेरा दोनों भाई, पिताजी माताजी पाए गए, मैं नहीं था प्रेजेंट, तो कैंसिल कर दिया, है ना, नहीं था प्रेजेंट। और उन्होंने कहा कि अगर इनका नाम जुड़वाना है तो इनको बोलिए कि दस्तावेज देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे। मैंने नहीं दिया उनको, मेरा नाम हट गया। मेरे घर वाले ने बोल दिया कि वो बाहर शिफ्ट हो गया है, उसका वहाँ का आधार कार्ड हो गया है, वोटर कार्ड मेरा दिल्ली का हो गया है, तो SIR में मेरा वोट कट गया। अब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, उनका आज तक वोटर कार्ड जो ना वो घर पे ही था। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद कहीं भी रिवीजन हुआ ही नहीं, तो दादाजी तो चले गए, दादी जी भी चले गए। अब दादाजी दादी जी का काउंट हो रहा है कि इस वार्ड में इतने वोट है, इनके नाम का वोट है। अब SIR आया तो वो दादाजी भी चले गए, जहाँ जाना था उनका वोट भी वहां चला गया, ऊपर चला गया स्वर्ग में। अब दादाजी भी स्वर्ग में है और उनके वोटर आई कार्ड भी स्वर्ग में है। तो इंदिरा गांधी को वोट डाल दो ऊपर वो तो बोल दादा दादी जो है ना, मिल रहे हैं। तो ये हुआ है। देखिए, जो अब मान लीजिए सच्चाई वो यही है, सच्चाई यही। अब देखिए, बिहार की जो एक्चुअल आबादी है 14 करोड़ के आसपास है, बिल्कुल अनुमान सरकारी डाटा के हिसाब से। अब 14 करोड़ में अब बिहार से सबसे ज्यादा लोग निकल के बाहर में शिफ्ट होते हैं, चाहे दिल्ली ले लीजिए, बम्बे ले लीजिए, कहीं भी अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा बिहार के लोग वहां से निकल के आते हैं शहर में, वहां पे नौकरी करते हैं, अपना घर लेते हैं और वहीं बस जाते हैं, है ना। दिल्ली से कोई बिहार नहीं जाता, बस कोई नहीं जाता। अब बिहार से जो आ गया यहाँ पे रहने, उसका वोटर आई कार्ड तो है वहीं का है। अब सरकारी डाटा में बता रहा है कि फलना आदमी वहां है, 14 करोड़ है। अब कोई योजना अगर सरकार की आ रही है तो वो तो 14 करोड़ के हिसाब से आएगी भाई साहब। बिल्कुल सही बात है, 14 करोड़ के हिसाब से आएगी ना। अब उनको, सरकार को एक्चुअल डाटा ही नहीं मालूम है कि बिहार में वोटर कितने हैं, प्रेजेंट वोटर और प्रेजेंट लोग कितने, उस हिसाब से तो कोई योजना आएगी ना। अब दिखा रहा है 14 करोड़ है, वहां पे 8 करोड़। बिल्कुल, तो ये तो फालतू 4 करोड़ गिने जा रहे हैं ना। तो ये जो आपके ऊपर कांग्रेस में जो हमला करवाया, हाँ, ये राहुल गांधी की जो वीडियो थी, ठीक है, ये क्या था पूरा घटनाक्रम और अभी वो क्या स्टेटस है उसका? ये देखिए, घटनाक्रम क्या है ना कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो राहुल गांधी जी को जब चुनाव आता है तब वो हिंदू बनते हैं। हाँ। तब वो मतलब वो मंदिर जाते हैं, चाहे महिलाओं की, युवाओं की याद आती है, हाँ, जनेऊ पहनते हैं, तो वो कभी कुली बन जाते हैं। तो चुनाव आया तो उन्होंने बिहार के महिलाओं के लिए एक योजना निकाला, महिला सम्मान योजना। तो वो सैनिटरी पैड के पैकेट पे
अपना फोटो एक तरफ प्रियंका गांधी एक तरफ राहुल गांधी और बांटना शुरू किया गांव-गांव प्रचार के लिए और उस पे लिखा था महीने के 2,500 मिलेंगे और ये सब चीजें। तो मुझे ये लगा कि ये बिहार में सैनिटरी पैड बांट रहा है ना, और हिमाचल में नहीं बांटा जब चुनाव थी, है ना। क्या बिहार में ही लोग गरीब है या बिहार के लोग अशिक्षित है? मतलब राहुल गांधी बिहार की महिलाओं को सैनिटरी पैड यूज करना सिखा रहे हैं, इससे पहले कोई यूज नहीं करता था। हाँ, सही बात। आदिवासी तो नहीं, जंगल में लोग नहीं रह रहा है कि हाँ भाई ये करो, ये लोग सैनिटरी पैड बांट रहे हैं। बताइए वो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, एक्सपायरी डेट क्या है, किसे अप्रूवल मिला है ना, वो सब चीजें नहीं थी। वो सब चीजें नहीं थी। तो हमने उस पे वीडियो बनाया कि मतलब बाहर तो थे राहुल जी, हमने उनको अंदर कर दिया। राहुल जी बाहर थे, मैंने उनको अंदर कर दिया। तो इसी बात पर लेकर सैनिटरी पैड में हमने वीडियो बनाया कि भाई राहुल जी आप कौन होते हैं हमारी बीवी को या हमारे घर की महिलाओं को सैनिटरी पैड देने वाले? भाई मैं शादी क्यों तो मैं दूंगा ना। सही बात है। आप कौन देने वाले होते हैं? हाँ, आपको देना है तो कुछ अच्छा चीज, महंगा चीज दीजिए ना। हाँ, साड़ी कपड़े गहने ये सब दीजिए। कि ये सैनिटरी पैड जो है कि 10 रुपए का और भी बहुत तरीका है। अब मैंने जो वीडियो बनाया कि सैनिटरी पैड पे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं जो है कि, है ना, तो आप मतलब तो ये वीडियो वायरल हो गया। अब वीडियो वायरल हुआ तो मतलब उनको बुरा लग गया। भाई आप बाहर थे, हमने अंदर कर दिया। हम तो आपको फलाई के लिए किया कि आपको कहीं धूप न लग जाए, बारिश में भीग जाएगी, राहुल जी को अंदर कर दिया। अब ये लो इस पे 7 राज्य में FIR हुआ, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, हिमाचल, कर्नाटका, मतलब तेलंगाना, हर जगह, मतलब पूरे मतलब 7-8 जगह। तो फिर उसमें जो है कि पुलिस भी आई मतलब छानबीन पूछताछ के लिए, हाँ ये वो फलाना ढेकाना। उसके बाद जो है कि देखिए हमने अगर गलती की तो वो तो कानून सजा देगी ना, थाना पूरी प्रशासन कोर्ट कचहरी है, उसके लिए तो न्यायालय है। न्यायालय अगर सजा जो देगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, या न्यायालय को लगेगा जो भी है तो उस पे हमने तो कॉमेडी के माध्यम से वीडियो बनाया था ना, हमने ये पर्सनली सटायर वीडियो था। हमने ना तो राहुल गांधी के घर के महिलाओं के बारे में टीका टिप्पणी किया, हमने राहुल गांधी जी को बोला। अब बाहर थे, हमने थोड़ा अंदर कर दिया तो उनको दिक्कत लग गया, है ना। ऐसे भी कांग्रेस पार्टी को खून चूसने की आदत है, तो हमने कहा खून से इनका पुराना रिश्ता है। तो उनको बुरा लग गया। अब ये लीजिए, मैं वीडियो बना रहा था वहीं पे मिंटो ब्रिज के नीचे, वो केजरीवाल के गेटअप में कि मैं पंजाब से आया हूँ और पहले मिंटो ब्रिज देखते होंगे कि पहले बारिश में डूब जाती थी लबालब, वो हर साल का होता, हर साल होता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ, कम देखने को नहीं मिला। वो एक आधे बार हुआ, पर वो वैसा लगा कि भैया 2-3 दिन पानी लगा और तुरंत निगम या जल के अधिकारी है या जो विधायक तुरंत गए, उसको साफ वाफ किया नाले को, और पूरे तरीके से वहाँ पे मतलब जो बोर्डिंग पंप है वो जगह ऐसी हो, पानी भरने का वो अंडरपास है, ढलान है, पानी मैं मानता हूँ पानी जमा हो रहा है। केजरीवाल के जमाने में भी होता था, आज भी हो रही है, लेकिन आज वर्तमान में सरकार जो है ना क्विक पहुंच जाती है, जिसकी ड्यूटी है, हाँ एक्शन है वहाँ पे। मतलब समझ लीजिए तो मैं वही गया था कि भाई मैंने यहाँ पे झील बनाया था करोड़ों रुपए खर्च करके, और झील गायब कर दी बीजेपी वालों ने, है ना। मैंने ये वादा किया था कि झील बनाऊंगा, अब यहाँ पानी वाला झील गायब हो गया। दिल्ली ये बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, जल घोटाला कर दिया, पानी मेरा गायब हो गया, है ना। इसमें सोने की मछली थी, ये सब कॉन्सेप्ट था। मैं बिहार से आया हूँ, पंजाब से आया था, तो उसी बीच में किसी ने नोटिस कर लिया मुझे। अच्छा, कांग्रेस के कोई ये तो रतन है भैया जो कांग्रेस के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। मैं नहीं जानता था कि मुझे लोग इतना नोटिस करेंगे, है ना। इतना पॉपुलर चेहरा है तो लोग नोटिस करेंगे हर जगह, ये जगह वो। तो वो नोटिस किया, फिर उसने फोन किया, कहीं फोन किया दिल्ली यूथ कांग्रेस के पास, और आया, रेकी किया, नोटिस किया। तो मुझे लग गया कि ये बंदा मुझे नोटिस कर रहा है, कहीं फोन कर रहा है। और मामला हुआ ही था सैनिटरी पैड वाला। मैं थोड़ा अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया। फिर मैं वहां से 2-3 यूट्यूबरों को बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो हम लोग जल्दी से निकल पड़े केंद्रीय कार्यालय, वो उधर ही है, हाँ बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय पे। हमने कहा बीजेपी का उधर से जाके, और पीछे से एक रास्ता है, उधर से होके फिर निकल जाएंगे। तो वो गाड़ी, मैं जिधर जिधर जा रहा था उधर उधर फॉलो कर रहा था। वो गाड़ी रॉन्ग साइड जा रहा हूँ तो वो भी रॉन्ग साइड आके स्कॉर्पियो आपको टक्कर मारने की भी कोशिश। हाँ, मतलब वो तो लास्ट में जब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय के पास पहुंचा ना, वहां पे उसने कहा कि मैं तो बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ। अब मैं वहां देखा कि यहाँ तो सिक्योरिटी वाले ये सब है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे पुलिस भी हमेशा रहती है वहाँ पे। तो हमने कहा कि यहाँ कोई, मैंने गया, उसके पूछा क्या दिक्कत है भाई, इतना फॉलो कर रहे हैं वहाँ ये जो। उसने मुझे पकड़ के गाड़ी में खींचना चाहा, हाथापाई हुई, हाँ, चश्मा टूटा उसमें, फिर मेरे हाथ से उसके मिरर टूटे साइड के, लुकिंग ग्लास, फिर उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हुआ हर जगह, वो एरिया पूरा CCTV लेस है। तो मैंने फिर फोन किया
112 पे रिपोर्ट लिखवाई अपहरण और इसका जान से मारने की कोशिश किया है। और उसमें क्या है, वीडियो निकल गया सीसीटीवी हाँ, में, वो तो दिख निकल गया गया, कि भाई हाँ। गाड़ी जो है इसको फॉलो कर रहा है। हाँ, लास्ट दिख में गया वो। हाँ वहां भी दिख गया कि तो एफआईआर तो उसमें हो गया था, अब क्या कार्रवाई हुई एफआईआर उसमें? हुई, उसके बाद वो लोअर कोर्ट से उसको बेल नहीं मिला। लोअर कोर्ट में उसने लगाया था, तो हाई कोर्ट से अभी 2 महीने 3 महीने की बेल मिली हुई उसको। अच्छा। गाड़ी जब्त है बाराखंबा थाने में, और वीडियो पर्याप्त है सीसीटीवी फुटेज में। और वो भी वकील लॉबी से ही है, वकील ही है बैकग्राउंड से, तो उसको अभी 2 महीने तो आपको लगता है कि कांग्रेस अभी आपका पीछा छोड़ देगी इतनी जल्दी? पीछा, देखिए पीछा छोड़े या ना छोड़े, कानून अगर हमने अति किया है, अब देखिए तो उसके लिए न्यायालय अगर आपने कुछ गलत करा लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस विपक्ष में है, तब इनकी मानसिकता ये है। हाँ, कि और अगर सत्ता में होते तो वही इमरजेंसी लगते। सत्ता में होते तो आपके घर पे हमला होता, आपके बच्चे अपहरण होते, आपके साथ जो है कि दिन दहाड़े कुछ भी घटना हो सकता था, इमरजेंसी लग जाता आपके घर पे। अच्छा, इमरजेंसी की बात हुई, देश में जो इमरजेंसी लगी उसको लेके आपके क्या विचार है? इमरजेंसी लगी तो वो तो ये राहुल गांधी जो कहते हैं कि संविधान लोकतंत्र की हत्या, उससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ रतन भाई, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो आप बताइएगा। ये कहते हैं कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अगर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई होती तो क्या आज राहुल गांधी जेल के बाहर होते? देखिए, जो व्यक्ति पूरा परिवार बेल पे है, हाँ। कोई नेशनल हेराल्ड केस पे, हाँ। कोई किसी आरोप में, जीजा से लेके बहन सारे लोग आरोपी हैं, और वो घूम रहे हैं, आज खुलेआम घूम रहे हैं। कभी बिहार में जाके झूठ बोल रहे हैं, कभी कहीं झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो ये लोकतंत्र ही तो है, जो आप जो है कि घोटाला करने के बाद भी आप खुलेआम घूम रहे हैं, उसके बाद ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं, उसके बाद दिन रात मोदी को गरिया भी रहे हैं, है ना। मोदी को तो ठीक है, गरिया रहे, मोदी की माँ को भी गरिया रहे हैं, है ना। किसी की माता को, और वो भी दिवंगत माता हो, उनको गाली देना, यार ये कहाँ तक ये मैं तो एक बात कहता हूँ कि राहुल गांधी परिवार के चश्मे चिराग हैं, इतने बड़े परिवार के, ठीक है ना, और एक बड़े ही सभ्य परिवार के हैं, पढ़ाई लिखाई सभ्य परिवार नहीं कहिए, मतलब ये कहिए हाँ राजनीतिक परिवार से हैं, मतलब ऊंचे घराना कहिए, ऊंचे पढ़ाई लिखाई फीकी पकवान इसको बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई उनकी विदेशों में हुई है, ठीक है, और अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ऐसा आदमी एक अपने पिता की उम्र के आदमी के लिए, चलो देश का प्रधानमंत्री की भी बात नहीं करते, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके पिता की उम्र के बराबर का है, उसके लिए ऐसे अपशब्द बोलना, वो भी भरी सभा के अंदर, ये कहाँ तक सही है? आप जितना देखिए, जिसके शुरू से खानदान ही रहा हो देश विरोधी, है ना, हिंदू विरोधी, भारत की सभ्यता अखंडता विरोधी, तो उसे क्या उम्मीद, आप भले ही विदेश में कहीं पढ़वा लीजिए, ऑक्सफोर्ड पढ़वा लीजिए, कैम्ब्रिज पढ़वा लीजिए, कहीं भी पढ़वा लीजिए, राहुल गांधी ने भारत की सभ्यता संस्कृति तो देखा ही नहीं। शुरू से वो या तो हॉस्टल में रहे या विदेश में पढ़ाई किया। अगर भारत में रह के पढ़ाई किया होता तभी तो उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में मालूम होता। आज देख लीजिए कि मोदी को क्या नहीं कहा जाता है, चोर, डकैत, हत्यारा, चौकीदार, खून का रिश्तेदार, गायब, है ना। अभी तो कुछ भी कह दलाल, है ना। अब वही अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या विपक्ष के कोई नेता? मैं तो यही तो बात कह रहा हूँ कि ये लोग मोदी जी को इतना कुछ गरियाते हैं, ठीक है, तब वहां से कोई एक्शन नहीं होता। और एक रतन रंजन खाली राहुल गांधी की फोटो सैनिटरी पैड में दिखाया जाता है तो एफआईआर हो जाती है, अपहरण करने की कोशिश आती है। तो कहीं ना कहीं ये बताती है ना कि ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये जो देश है, मतलब एक होता है ना, हमारे देहात में कहा था बपौती संपत्ति, है ना, कि हम ही इसे मालिक है, आने वाले समय में मेरा बेटा इसका मालिक होगा, मेरा परिवार ही इसका मालिक होगा। तो वही देखिए, इनको बर्दाश्त, खानदानी विरासत कि एक गरीब आदमी इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? हम बनेंगे बस हमारी ये देश है, मतलब देश में आजाद करवाने में, देश को आगे ले जाने में कई लोगों ने अपनी जान दी, है ना। खाली गांधी परिवार नहीं थे, बहुत लोग थे। क्रेडिट चोर जो होते हैं ना, देखिए काम कोई करता है, लेकिन हर गांव में एक क्रेडिट चोर होता है, करेगा कोई, पसीना किसी और का निकल रहा है, लेकिन बीच में जो है ना एक चौधरी होगा जो एकदम पूरा खाली मुरट्ठा बांध के इधर उधर करेगा, वही राहुल गांधी ढिंढोरा पीटना कि बस यही है। तो मोदी जी ने जो किया 14 साल में, अच्छा एक आदमी बता दे, मोदी जी, है ना इनके परिवार में कोई आगे ना पीछे, ना कोई बच्चा, ना भतीजा, ना कोई भाई, ना कोई रिश्तेदार, है ना। ये किसके लिए कर रहे हैं? सही बात है, इनकी तो शादी भी नहीं हुई, है ना। अगर राहुल गांधी में भी वो समर्पण आ जाए ना,
राहुल गांधी ठीक है, वो भी अकेला है, ना बाल ना बच्चा, नींद पड़े अच्छा, ना बीवी, है ना। अगर वो भी देश के लिए समर्पित हो जाए मोदी जी की तरह, तो देश की जनता उनको भी करेगी। बिल्कुल। हमें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से जमीनी कोई पर्सनली विवाद थोड़ी है कि इसने हमारा घर जोत लिया। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। जो व्यक्ति आप समझ लीजिए हर बार उसको थाईलैंड याद है, बैंकॉक याद है, मलेशिया याद है, लेकिन राम मंदिर अयोध्या नहीं देखा हुआ है ना। आप बिहार में चुनाव है, एक तरफ ये राम मंदिर के विरोधी है, ठीक है, उसको काल्पनिक कहते हैं, वकीलों की फौज करा करते हैं। अब बिहार में चुनाव है तो माँ जानकी की एक मंदिर है सीतामढ़ी में, बहुत प्रचलित मतलब प्राचीन मंदिर है, वहां तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी जाते हैं, पूजा करते हैं, है ना। चुनावी हिंदू जो होता है ना, एक्सीडेंटल हिंदू, है ना, सावन में मटन खाएंगे, रेसिपी बताएंगे, हिंदू को हिंसक कहेंगे, है ना। और देखिए वोट जब चुनाव आता है तो भाई आप खुल के एक विचारधारा की रहो। हाँ, या तो ये भैया हमें एक व्यक्ति विशेष जो धर्म है वो पसंद है, या हम हिंदू हैं। कल को मैं अपने फायदे के लिए टोपी लगा लूं, हाँ। मैं सरदार सिख बन जाऊं, क्रिश्चियन बन जाऊं, तो मेरी एक विचारधारा होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कम से कम मोदी जी एक विचारधारा लेके चल रहे हैं। देखिए मोदी जब इनकी 2 सीट थी बीजेपी वालों की, मोदी जी की, है ना, मोदी जी की भाजपा की, तब भी उनकी वही विचारधारा थी। बिल्कुल विचारधारा वही थी, जब सरकार है उनकी पूरी, है ना। आज भी जब पूर्ण बहुमत रही है तब भी वही विचारधारा है, बिल्कुल वही सोच है, वही काम करने का तरीका है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यही होता है देश में, भरोसा लोगों को जीतने के लिए यही चाहिए। यही नहीं कि कल को ये कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। ये शुरू से कर रहे हैं कि अयोध्या मथुरा की बात, काशी की, ये शुरू से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, एक काबा वाली बहन जी से बड़ा प्रेम है आपको, तो थोड़ा उनके बारे में कुछ बताइए। काबा वाली पे भी हमने बहुत वीडियो बनाया था, है ना, काबा वाली पे भी बहुत वीडियो बनाया था। तो उस पे भी लगा कि भाई अब क्या है ना, वो ज्यादा अखिलेश यादव के ज्यादा समर्थन में आजकल उनको टिकट चाहिए, तो अखिलेश यादव के ट्रोलर लोग मेरे ऊपर भिड़ गए कि भाई फिर इस पे जो है कि FIR करवाएंगे। अब देखिए हमारे वीडियो में कॉमेडी होता है सिर्फ, ना उसमें कोई जातीय भावना, ना किसी की धार्मिक इरादा। और इनके जो समर्थक है, इनकी जो इन्फ्लुएंसर है, चाहे लोग गायिका हो या जो भी हो, ये तो हद पार कर देते हैं। दिन रात मोदी को गाली दीजिए, दिन रात मोदी को गाली दीजिए, जितना मन है उतना मतलब गाली दीजिए इनको। अब जितना आप मोदी को गाली दीजिएगा उतना आप राहुल गांधी के नजर में आइएगा, अखिलेश यादव की नजर में आइएगा, टिकट पक्की हो जाएगी। हाँ, टिकट पक्की हो जाएगी आपकी टिकट पक्की हो जाएगी। दिन रात मोदी को गाली दीजिए। एक रहस्य है जो लोग जानना चाहते हैं, वो मोहिया मित्रा ने चुम्मी किसको दी थी? हाँ, वो वीडियो हमने बनाया था। देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, एकदम करंट ओरिजिनलिटी पे बनाता हूँ, ओरिजिनलिटी पे। पर ये सब लोग जानना चाहते हैं कि वो किसको फेंकी गई थी। वो उन्होंने फेंका उधर से, अब जिसको जो खुश नसीब हो उसको मिल गया होगा, है ना, जो खुश नसीब हो उसको मिल गया होगा। देखिए मतलब ये लोग धरना दे रहे हैं, किसके अति में था, SIR के शायद खिलाफ था, सड़कों पे उतरे थे। अब उसमें जो है कि ये चुम्मी फेंका फेंको कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं, है ना। तो हमने उस पे भी वीडियो बना दिया। अब उस पे वीडियो बनाया तो उस पे भी FIR ये लोग करवा देंगे कुछ भी। अब कल हमने एक वीडियो बनाया था, वो जो जम्मू कश्मीर में शिलापट पे वो राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ा गया है, बिल्कुल, तो हाँ, तो मैंने उसमें बुर्का का गेटअप लेके, है ना, तो उस पे भी वीडियो बनाया था। तो मैं अपने वीडियो में तो यही दिखाता हूँ कि बताइए, देखिए राष्ट्रीय चिन्ह का जो अपमान जहाँ हो रहा है, वहाँ पे मोदी जी दिन रात विकास कर रहे हैं। अब आप बात करते हो देश हित की, हाँ, मतलब देश के अंदर जो चीजें गलत हो रही है उसकी बात करते हो। जो दूसरे लोग हैं जो जिनको लगता है कि नहीं यार रतन रंजन गलत कर रहा है, हाँ, पर ये बात फैक्ट है कि लोग ये बात समझ रहे हैं कि रतन रंजन क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, इसीलिए आपकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारा कोई एक व्यक्ति विशेष टारगेट नहीं है। जैसे लेफ्ट विंग वाले का क्या है ना, मोदी जी टारगेट है कि मोदी की सूट, मोदी की बूट, मोदी की जैकेट, मोदी की घड़ी, बाहर नहीं निकल रहे, मोदी की विदेश यात्रा, हाँ, मोदी ने किस प्रधानमंत्री हंसा क्यों, हाँ, मोदी का जूते, मोदी के पैन, उसी पे अटके हुए हैं, वो यही इससे ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। मोदी की काम उनको नहीं दिख रहा है, बस वहीं तक अटके हुए हैं। मोदी का जो है कि जात धर्म ये सब, मतलब मोदी ही दिन रात। मोदी अगर मोदी के इतना नाम लेते हैं कि तो शायद भगवान का तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए, बोल बच्चा क्या चाहिए, बोल बच्चा क्या चाहिए। अब हमारा क्या है ना कि ओरिजिनलिटी है, जो मतलब जो कंटेंट है ना, जो वो लोग की जो विचारधारा वो खुल के नहीं बता पा रहा है, वो अपना वीडियो में बता देता हूँ, हाँ, वीडियो में दिखा देता हूँ और लोगों को समझ में भी आ जाता है। ठीक है रतन भाई, कुछ चीजें फटाफट पूछ लेते हैं हम लोग।
सबसे फेवरेट आपका जो देश का राजनेता है वो कौन है आपको? पहले थे बाला साहब ठाकरे, अच्छा, वर्तमान में मोदी जी। मोदी जी। हाँ, और सबसे बेवकूफ नेता जो आपकी नजर में? बहुत है, गिनती उसकी तो लाइनें लगी हुई है। नहीं नहीं, एक तो टॉप पे होगा, है ना, वो लाइनें लगा, लाइन मतलब उसकी लाइन लगी हुई है। अच्छा। हाँ, बेवकूफी में अच्छा। लाइन लगी हुई है उसमें कि हम सबसे ज्यादा है, हम चोर भी है क्या उसके सब उसी लाइन में है, नहीं समझे? जो एक लाइन होता है ना, उसमें बहुत सारे हैं कि हम सबसे ज्यादा हैं और हम सबसे अच्छा, वो ज्यादा सब हैं। कह रहे हैं कि हम आगे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, वो उनमें अपनी वो प्रतियोगिता लगी हुई है कि सबसे बड़ा कौन? आप नंबर नहीं दे सकते हैं, वो खुद आपस में लड़ रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं नेता हूँ, वो कह रहा है नहीं 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 मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ, वो कह रहा है कि तुम नहीं यार मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं 58 साल का हूँ, मैं युवा हूँ, मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ। 58 साल वो कह रहा है कि नहीं 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 मेरे ऊपर इंजाम लगा है ना, टोटी चोरी की, मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ। फिर उधर बिहार से करे कि नहीं 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 मैं तो खानदानी चोर हूँ, पिताजी भी चारा खाए थे इसलिए चारा खाए तो सबसे ज्यादा मैं बेवकूफ हूँ, है ना। हम तो बाप बेटे हुए, बाप बेटे हैं, उसमें अपन उसको नंबर नहीं दे सकते, नंबर नहीं दे सकते हैं। सबसे अय्याश नेता? हाँ, वो थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, यही। अच्छा, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, 58 साल की युवा। अच्छा, 58 हाँ। साल की युवा, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, लोग अय्याश कर रहा है ना, ठीक है, खुल के करिए ना, क्या हाँ। दिक्कत है? छुप के क्यों करते? आपकी शौक, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। आप अगर घूमना है भारत में कहीं जाइए ना, घूमिए घूमिए, है ना। आप कश्मीर जाइए, हिमाचल जाइए, भारत में है ना, भारत का पैसे भारत में दीजिए। फिर कहते हैं कि भारत का जो है कि ये डेड हो गया है ना इकोनॉमी। अब आप अपना पैसा जो है कि 2-4 करोड़ जाके बाहर में फूकेंगे तो डेड तो होगा ही। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सही बात। आप अगर अपने गली से सामान खरीदेंगे दुकान वाले को तो आपका पैसा उसको जाएगा ना, उस समय पे आपको उधार भी देगा, है ना। अब बाहर जाके आप जो है कि खरीदोगे चाइना से और बैंकॉक, थाईलैंड में, तो फिर तो वो पैसा तो डेड होगा ही। इसी लोगों के कारण इकोनॉमी डेड हो रही है। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान के प्रेमी है बहुत लोग भारत में है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान के हितैषी भी है। अब पानी बंद होता है तो यहाँ पे गला सूखने लगता है। तो पाकिस्तान की पानी बंद हो रही है, गला किसका सूख रहा है? देखिए, सही बात है ना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब बंटवारा हो ही गया है तो फिर क्या दिक्कत है आपको? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कभी तो अपनी चिंता कर लो आप। डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प, वो ये डगरा वाले बैगन है ना, पिना पेनी को लोटा, डगरा जिधर झुकेगा उधर डूबेंगे, जिधर झुकेगा उधर झुकेंगे। अब बताइए, नाराज फूफा कह लो, मतलब नाराज फूफा, वही शादी में जो है ना, फूफा को मलाई नहीं मिला, फूफा को कुर्सी नहीं मिला, फूफा को कोई आइटम बनता है ना, जैसे शादी वादी में, तो सबसे पहले फूफा को टेस्ट करवाया जाता है, चेक करिए फूफा जी, और भंडार का चाबी दे दो फूफा जी के हाथ में, नहीं तो फूफा जी नाराज हो जाएंगे। तो वही डोनाल्ड ट्रम्प का हाल है। काम करनी धरनी कुछ नहीं होता फूफा जी का, मेहनत सारे गाँव वाले करते हैं, सभी रिश्तेदार करते हैं, हलवाई सारे लोग करते हैं, लेकिन फूफा जी की जिम्मेदारी है कि सारा क्रेडिट हमको ले, चाबी चाहिए बस, फूफा जी ये चाहिए, अच्छा रुक जाओ, है ना। अखिलेश यादव के बारे में बताइए। अखिलेश यादव देखिए, युवा नेता थे, शुरू में लोगों ने उनको बड़ा ये उम्मीद था, लेकिन उनको भी बपौती संपत्ति ही मिला था ना, उनको तो जनता ने चुना नहीं था। वो तो मुलायम सिंह यादव के कारण जो है कि उनको मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जो होता क्या है कि एक तरह से आप अगर किसी खास समुदाय की वोट बैंक की बात कर रहे हैं, है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप अब जो है ना, आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारा भाईजान, टोपी जान और दाढ़ी जान के वोट चाहिए, बाकी हमको किसी का वोट नहीं चाहिए। अब वो पहली वाली राजनीति चला गया। अब जो है ना, ये डिजिटल इंडिया है, आपके अब दिमाग का भी एक्सरे हो जाता है, बैठे बैठे एक्सरे हो जाएगा, है ना, पेट दिमाग से लेके सबका, तो आपका एक्सरे हो चुका है। अब लोग के हाथ में ताकत, लोग के हाथ में है, बैठे बैठे आपका कुंडली पता चल जाएगा। तो अब वो बात रही नहीं जो लोग को आप बेवकूफ बना सकते हैं। आपको अगर विचारधारा के हैं तो स्कूल के उनके साथ रहिए, और जो आपको जो दिखते हैं वो करिए। तो उत्तर प्रदेश जो लास्ट व्यक्ति के बारे में और बता दीजिए, तेजस्वी यादव, बिहार के युवा नेता। हाँ, नहीं सब युवा नेता ही है। तो हम लोग तो फिर तो हम लोग दूध पीते, हम लोग का कल ही जन्म हुआ है, है ना, हम लोग तो बस अभी, क्योंकि 50-60 साल की उम्र में ये युवा है, हाँ, तो हम लोग तो डाइपर में ही अभी चल रहे हैं, चड्डी में खेल रहे हैं हम लोग जो है कि, जो बताइए ना, 58 साल युवा राहुल गांधी भी हैं, युवा तेजस्वी जी भी हैं, है ना, वो उधर अखिलेश यादव जी भी है युवा। तो ये तो युवाओं का अपमान हुआ, ये तो युवाओं के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है कि तुम बैठो अभी, युवा नेता ये लोग हैं। हम लोग का लाइन कब आएगा बताइए, हम लोग कब बनेंगे? तुम्हारा ये युवा कब खत्म होगा? युवा को उल्टा कर दीजिए, हमको लगता है वही ये लोग है। अब तेजस्वी यादव क्या है, अभी इनका एक डांस देखे, हाँ जी, है ना, पुल के ऊपर अभी वो भी डांस कहाँ कर रहे हैं बताइए, है ना,
वो जेपी सेतु, मरीन लाइन, हाँ। और वो पीछे लाइटें लगी हुई, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना, स्ट्रीट लाइट, जो बिहार में कभी बिजली नहीं था, गांव में वहाँ आज समझ लीजिए कि गंगा किनारे जेपी सेतु पे लाइटें जल रही 24 घंटा, वहाँ पे डांस में भी फेल हो गए, डांस में भी फेल हो गए। तो तेजस्वी यादव जो है कि एक फेल्योर नेता है, फेल्योर नेता, मतलब हर चीज में फेल फेल फेल, है ना। वो ऋतिक रोशन है, वो कोई मिल गया के जो है ना, रोहित बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है। तो उसको तो जादू आके उसको जादू दे दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। तो यार राहुल गांधी आ गए ना जादू देने के लिए। ये तो खुद जादू का इंतजार कर रहे हैं, है ना। ये कभी चाइना वाले जादू का इंतजार कर रहे हैं, कभी डोनाल्ड ट्रम्प का इंतजार कर रहे हैं। तो ये लोग वही जादू का वो है, रोहित है कि कोई इंतजार में कोई एलियन आएगा और माथ पे ऐसे ऐसे कर देगा, ये लोग शक्तिमान एकदम मोदी जैसा पावरफुल हो जाएंगे भाई, और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए तेजस्वी यादव जो है ना, कहीं से उसमें राजनीतिक गुण नहीं है, उनको फूड ब्लॉगर होना चाहिए। जब देखिए तब चेपे जा रहे हैं, हाँ। जब देखिए तब खाए जा रहे हैं। अरे आप कितना खाओगे यार, पिछले 20 साल से तो खा ही रहे हैं बिहार को, लूट के खा रहे हो। अब तो थोड़ा सा डाइटिंग वाइटिंग करो, थोड़ा चुनाव है जो है कि मुद्दा ही नहीं है ना इनके पास, मुद्दा नहीं है। अब राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है, अब ये लोग पूरा कूद गए एकदम जो है कि, है ना, कूद गए, मुद्दा मिल गया, अब सबको कूदा के ये खुद मलेशिया भाग गए। सबको इधर कूदा के वो खुद मलेशिया चले गए। अब मलेशिया में उनको लगता है वहां कोई वोट चोरी तो नहीं कर दिया। मोदी जी मलेशिया गए थे क्या? हाँ पीछे गए थे। तो वो लगता है मोदी जी मलेशिया भी जाके जो है ना वहाँ वोट चोरी कर लिए, वही कर लिए। हाँ ठीक है। दोस्तों ये है अपने रतन रंजन जी, और मुझे लगता है कि इतनी जबरदस्त बातचीत, मेरे गाल दर्द हो गए हैं सीधे रतन भाई। अच्छा रतन भाई, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, चलते चलते उनको क्या खास एक संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए मैं तो यही संदेश देता हूँ, हर जगह लड़ाई देश में विचारधारा की चल रही है, बस विचारधारा को ही हमको समर्थन करना है। ये जो बीच में जाले फेंकी जाती है ना, महंगाई, बेरोजगारी, वो तो ठीक है, अपनी जगह है, फ्री ये वो रोजगार दे देंगे, ये देंगे, लेकिन बात अभी चल रही है बस वही विचारधारा जो सकारात्मक विचारधारा है। अगर उसी को समर्थन करेंगे, देश को आगे बढ़ाना है, बहुत जल्द जो है कि हम लोग देश को चौथी तीसरी अर्थव्यवस्था पे पहुंचेंगे। अब तो देख लीजिए कि झुक रही पूरे, ट्रम्प को भारत याद आ रहा है ना। तो आने वाले समय में हम लोग को आगे की ओर सोचना है, आगे की ओर सोच के हमें मतलब ये जो मुझे लगता है जो राजनीतिक जो विषय है सबसे उठ के हमें बस देश के लिए सोचिए और देखिए कि हाँ क्या देश में सही में क्या हो रहा है, क्या वर्तमान जो दिखाया जा रहा है उसको मत देखिए, जो नहीं दिखाया जा रहा है उसको भी देखने की इतिहास पढ़िए। हाँ बस। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रतन रंजन जी, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, और आज की हमारी जो चर्चा रही है वो इतनी बेहतरीन रही है कि मेरी आंखों में अभी भी आंसू हैं, मेरे गाल दोनों दर्द गए हैं, और देश की राजनीति, देश के युवाओं के बारे में जो बातें हुई है वो बिल्कुल सटीक चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा युवा है, जो आज के टाइम में मोबाइल से बाहर ही नहीं निकल रहा है, इंस्टाग्राम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उनको रतन की जिंदगी के बारे में देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप लोगों को विजन क्लियर हो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो दोस्तों ऐसी ही और मजेदार खबरें हम रतन जी के साथ मिलकर लाते रहेंगे। दोबारा कोशिश करेंगे बहुत जल्द रतन जी को अपने स्टूडियो में फिर बुलाएंगे, फिर इनके जीवन के कुछ कच्चे चिट्ठे निकालेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आज भी जनता को नहीं पता होगी। आज भी हमारी चर्चा में मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें छूट गई, बहुत सारी हो सकती है, तो हो सकता है उन चीजों को हम दोबारा लेके आएंगे। तो दोस्तों हमारी आज की जो बातचीत है कैसी लगी उसको कमेंट्स करके जरूर बताएं। रतन भाई से अगर कोई किसी विषय में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम रतन भाई से उसका जवाब लेके आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच की रफ्तार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।